अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। और सबसे पहले हम बात करेंगे बदलते हुए मौसम की, जो बदल रहा है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा नबीहा, क्योंकि फरवरी में हम देख रहे हैं गर्मी का जो मौसम है वो सबको हैरान कर रहा है और ये तासुर और मजबूत होता जा रहा है कि जो सर्दी के महीने हैं वो अब गर्मी के महीने बनते जा रहे हैं। जैसे ही लोग गर्मियों के कपड़ों पर शिफ्ट होने लगते हैं फिर से बारिश हो जाती है, जैसे ही सर्दियों के कपड़ों पर आते हैं तो धूप निकल आती है। एक अच्छी बात है कि कल रात की बारिश जो हुई है उससे अब ये उम्मीदें मेरी तो कम से कम वाबस्ता होगी और मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ बाकी लाहौरियों की भी हो गई होंगी कि जो वायरस और जो बारिश ना होने की वजह से जो बीमारियों ने जन्म लिया हुआ था अब शायद वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, स्नैपचैट और फेसबुक की मेमोरीज का एक बड़ा कमाल है जो हम देखते रात 12 बजे हमें हर साल पुरानी दिखाई देती है कि पिछले साल आप उस दिन उस तारीख को क्या कर रहे थे, वो हमें एक पूरा फ्लैशबैक मिलता है। तो अनवार में देख रही थी कि स्नैपचैट पर जो मेरी लास्ट ईयर की कल की जो मेमोरीज थी उसमें सेलिना ने प्रॉपर गर्म कपड़े, स्वेटर्स पहने हुए हैं, सॉक्स, लेगिंग्स पहनी हुई है और मैं इस बार सोच रही थी कि फौरन हमारे समर्स के कपड़े निकल आए हैं और गर्मी के कपड़े हमने पहन लिए। तो वेदर आप देखें कि लास्ट ईयर की निस्बत इस बार कितना चेंज है। हर साल अगर आप 2 साल पहले की मेमोरीज देखेंगे या 3 साल पहले की मेमोरीज देखेंगे तो बिल्कुल तो मार्च तक मंथ तक हम देखते हैं कि सर्दियां रहती हैं। लेकिन कल जो बारिश हुई उसके बाद लाहौर उसके गिरदोनवा में ठंडी हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने मौसम को तो थोड़ा बहुत सर्द कर ही दिया है, जबकि महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि आइंदा जो 24 घंटे हैं उसके दौरान मजीद बारिश भी हो सकती है। तो अच्छी खबर है जिन लोगों के लिए जिनको गर्मी से थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने देखा एसीज भी ऑन हो चुके थे, एसीज ऑन हो चुके हैं, फिर से एक लहर आई है सर्दी, पंखे चल चुके हैं। बहरहाल ये बारिश सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि सूबा पंजाब के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर बारिश हुई है और मजीद बारिशों की भी तवक्को की जा रही है। मौसम की जो सर्दी है चले जनाब एंजॉय कर लें जितनी ये थोड़ी सी ठंड भी आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत गर्मी आने वाली है। तो जनाब जो 24 घंटे हैं इसमें शिमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खिता पोठोहार, पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ हल्की फुल्की बारिश होगी और जो मुल्क के दीगर इलाके हैं वहां पर मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बिल्कुल, मगरबी हवाएं कल मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल हुई जो आज मुल्क के बालाई इलाकों और वस्ती इलाकों तक फैल जाएंगी और 1-2 दिन यहीं पर मौजूद रहेंगी। खैर, हमें जाती सर्दी के जो मजे हैं वो लेने चाहिए, जो मजे मजे के खाने हैं, पकवान हैं, वो तैयार होने चाहिए। गर्मी बड़ी अच्छी लगती है मुझे तो गर्मी का बड़ा इंतजार था क्योंकि दिन लंबे होते हैं, सूरज देर तक रहता है, रोशनी देर तक रहती है, दो की गर्मी बड़ी ज्यादा होती है। लेकिन लोड शेडिंग ना हो, लेकिन लोड शेडिंग भी ना हो और गाड़ी में एसी चल रहा हो तो फिर तो गर्मी आपको नहीं बुरी लगती। लेकिन जब लोड शेडिंग हो और गर्मी भी चुस्त रहता है थोड़ा सा, ठीक है गर्मी लगती भी है, थोड़ा सा मतलब कि स्वेटिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी इंसान चुस्ती आप पैगाम दे रही हैं कि लोड शेडिंग हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, पॉजिटिव रहना चाहिए, पूरी उम्मीद रहना चाहिए। बहरहाल जनाब प्रोग्राम में आगे बढ़ डालते हैं ऑन टॉप। एक और खबर ये भी शायद हमारे साथ अभी हमें रिसीव हो रही है कि पेट्रोल भी शायद 5 रुपए कम हो चुका है या होने जा रहा है, कल रात को कर दिया गया है। खैर, तो वो इजाफा जब हम देखते हैं वो 22 रुपए का होता है, 25 रुपए का होता है, 30 रुपए का होता है, लेकिन जब पैसे कम किए जाते हैं तो एक रिलीफ मिला है छोटा सा आवाम को 5 रुपए का। उस पर भी देखेंगे कि आवाम की क्या राय है। टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। इलेक्शन में ताखीर और तारीख, आज अहम तरीन फैसले का दिन। इमरान खान गिरफ्तारी से फिर बच गए, राना सनाउल्लाह तिलमिलाते रह गए। पाकिस्तान सुपर लीग में भरपूर मुकाबले, आज कराची के बादशाह ज़ल्बी से टकराएंगे। दुनिया की तवील तरीन फिल्म म्यूजिक का तड़का और वायरल वीडियो भी होंगी आज के शो का हिस्सा। परसों चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स थे कि कल समाअत मुकम्मल कर ली जाएगी। इस तरह हमने देखा कि कल समाअत मुकम्मल हुई और फैसला महफूज कर लिया गया। पहले खबर ये आई थी कि महफूज फैसला कुछ ही देर में सुना दिया जाएगा, लेकिन फिर इतलात ये मौसूल हुई कि अब ये महफूज फैसला आज के दिन सुनाया जाएगा और अब मुतवक्का फैसले में 3 अहम तरीन सवालों के जवाब दिए जाएंगे जो सवालात बेंच के जजेस की जानिब से भी सामने आए। बिल्कुल, और असेंबली की तहलील, गवर्नर के इख्तियारात, नए इंतखाबात की तारीख कौन देगा,
ये वो सारी बातें हैं जिसका फैसला जल्द हो जाएगा। अच्छा, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में सदर आरिफ अलवी के वकील ने यह एतराफ़ किया है कि सदर ने जो केपी इंतखाबात के हवाले से इससे पहले तारीख दी, उन्होंने अपनी आईनी हद से तजावुज़ किया और वो अपनी एडवाइस भी अब वापस ले रहे हैं। और दूसरी जानिब जो मुख्तलिफ केसेज है उसमें पेशी के लिए कल इमरान खान जमान पाक लाहौर से इस्लामाबाद गए, जहाँ 4 मुख्तलिफ केसेज में चेयरमैन PTI, इंसदा दहशतगर्दी की अदालत और बैंकिंग कोर्ट समेत जो सेशन अदालत के 2 केसेज हैं उनमें अनवार उनकी पेशी थी। बिल्कुल, जबकि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होना था, जहां उन्होंने एक मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने से मुतालिक दरख्वास्त में बायोमेट्रिक की तस्दीक करानी थी। तो कल का जो दिन था वो बहुत ही ज्यादा केओस का था, हैपनिंग का था। बारहा ये कहा जा रहा था कि शायद खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तोशा खाना के अलावा हमने देखा कि जो बकिया 3 केसेस थे उसमें खान साहब की जमानत मंजूरी कर ली गई। जबकि लाहौर का अगर हम रुख करें तो इमरान खान के इस्लामाबाद रवाना होने के बाद जमान पाक से पुलिस और रुकावटें हटा दी गई हैं। दूसरी जानिब अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात करें, मरीम नवाज की बात करें, तो मरीम नवाज की जानिब से भी कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत सामने आई है। तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन हो सकता है कि जल्द हो। उधर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फरज शहजादी के खिलाफ FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाकर तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे सीनियर तजियाकार नासिर बेग चुगताई साहब किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहा यह जा रहा है कि मुअज़्ज़िज़ अदालत की जानिब से जो रिमार्क सामने आए हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि इलेक्शन जल्द होने की तारीख सामने आ सकती है। हुकूमत की जानिब से डिलेइंग टैक्टिक्स भी यूज किए जा रहे थे। अभी मरीम नवाज भी कारकुनान को ये कह रहे हैं कि तैयारी पकड़ लें इलेक्शन की। देखिए, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इज इन अ फिक्स, एक दुश्वारी से गुजर रही है। मुश्किलात है सुप्रीम कोर्ट के पास, बहुत मुतजाद आरा हैं जज साहिबान की, बहुत मोहतरम जज हैं, सब काबिल जज हैं, सब बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है बतौर वकील, बतौर हाई कोर्ट जज, और तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं। उनमें जो इख्तलाफात आपको, अब तो खुल के बात हो गई ना, अब तो कोर्ट रूम के अंदर इख्तलाफ सामने आ गए। एक जज ने दूसरे जज के कहा, चीफ जस्टिस पर एतराज़ हुआ कि आपने सीनियर जज को शामिल नहीं किया है। और मुझे तो लगता है कि विद इन PTI जो लायर्स फोरम है PTI का, वहाँ इख्तलाफ है। जब हामिद खान कहते हैं, हामिद खान साहब जो सबसे बड़े वकील हैं, बहुत सीनियर, बहुत काबिल एहतराम, कि ये गलती कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। कल TV प्रोग्राम में कह रहे थे वो कि अगर आईनी बेंच है तो उस आईनी बेंच पे तमाम सीनियर होने चाहिए। तो खैर एक इख्तलाफ की बात है। लेकिन कल एक और चीज़ सामने आई, आपने जिक्र भी किया उसका, कि हम आज फैसला कर देंगे। आज फैसला कर दे, कल कहा गया कि हम आज फैसला कर देंगे, फिर कहा कि भी आज नहीं कर रहे हम, कल 11 बजे तक फैसला होगा। इसका मतलब है कहीं रुकावट फिर आई है, फिर रुकावट आई है। और देखिए, बात असल में ये है कि जो अस्कुत नोटिस है, इस पर भी इतराज़ हुआ है। इस पर भी जो जजेस हैं उन्होंने इख्तलाफ किया है कि जब एक केस हाई कोर्ट में मौजूद है तो हम कैसे ले सकते हैं। लॉ कहता ये है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कोई केस ले नहीं सकता। हाई कोर्ट से कह सकता है किसी और कोर्ट को, सिंध को, बलूचिस्तान को, पंजाब को वो केस भेज दें आप। तो एक लॉ ये है। दूसरा लॉ जो है वो बेंचों की तश्कील का है। इस पर बहुत ज़्यादा ये फैसला आ जाएगा, ये फैसला जो भी आना है यकीनन आ जाएगा। कि फैसला क्या आएगा कि अथॉरिटी कौन है इंतखाब का ऐलान करने वाली, ये फैसला आएगा। और जब इंतखाब का ऐलान होगा उसके बाद आपको 59 डेज चाहिए होंगे इंतखाबी कैंपेन के, जो लिखा हुआ है। तो आप लगा लें जब भी ऐलान होगा उसके बाद। एक साहब, ये जो पार्लियामान के मामलात है मुअज़्ज़िज़ अदालतों में चले गए हैं, अदालतों को फैसले करने पड़े हैं, अदालतों को सियासी मामलात हल करने पड़े, क्योंकि इतने उलझे हुए हैं। तो फिर हमारी जो सियासतदान है वो तो फिर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए ना अपने मामलात तय करने में, मुल्क संभालने में। नहीं, अगर आप आइन के मुताबिक चलते रहते, अगर प्रेसिडेंट साहब एक अच्छी रेसिपी की जो हांडी है उसमें बहुत सा नमक नहीं डाल देते, बार बार नमक डालना है वो एक अच्छे खाने के अंदर, तो ये सब कुछ नहीं होता। उनको किसने कहा था कि आप बीच में कूद जाएं? उनसे किसने दरख्वास्त की थी? तो बेग साहब, जो हुकूमत है वो भी तो तारीख नहीं दे पा रही थी ना। नहीं, हुकूमत नहीं दे रही थी, चुप बैठे रहते आप। आइन का आर्टिकल 48 कहता है
कि प्रेसिडेंट जो कुछ भी करेगा वो प्राइम मिनिस्टर के मशवरे पे करेगा। प्राइम मिनिस्टर से मशवरा किया आपने? प्राइम मिनिस्टर ने आपको एडवाइस दी? नहीं दी। और इसी वजह से उनको सुबकी हुई है कोर्ट के अंदर। सलमान अकबर राजा ने ये कहकर उनसे केस लिया था कि मैं आपका वकील बनूंगा, क्या आप ये चीज़ वापस लेंगे, केपी वाली कम से कम। तो वापस लेना पड़ रही है, खिदमत हो रही है। रेफरेंस वापस लिया उन्होंने कितनी चीज़ें वापस, बल्कि रेफरेंस वापस किया गया कि रेफरेंस गलत दिया है आपने भाई, जिससे 5 वीसा के खिलाफ, ये गलत रेफरेंस है। तो प्रेसिडेंट को नहीं आना चाहिए था बीच में, प्रेसिडेंट को अपना वक़ार रखना चाहिए था। अब जो सूरत हाल है, आज 11 बजे जो फैसला आ रहा है वो यकीनी तौर पर यही होगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा कि कौन जिम्मेदार है तारीख देने का। ठीक है। बेग साहब ये बताएगा, प्रेसिडेंट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, सदर की इलेक्शन तारीख के ऐलान का तारीखी वाकया तो मौजूद है। सदर गुलाम इसाक खान के बाद चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद ने जब बतौर सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया था, लेकिन यहां पर मामला शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। सदर साहब ने पार्टी हेड की लाइन ली है। आपको लग रहा है कि अगर सदर साहब उजलत ना करते तो मुशावरती अमल को मजीद आगे भी बढ़ाया जा सकता था? नहीं, सदर साहब बहुत उजलत में थे। उनसे कहा गया था कि आप जमा पार्क ये खत लिखने के बाद आए, तो इसके बाद वो जमा पार्क जा पाए और वहाँ उसकी मुलाकातें रही, 2-3 दिन मुलाकातें रही। जहाँ तक वसीम सज्जाद गुलाम इसाक खान का ताल्लुक है, उस वक्त आइन की तकाजे दूसरे थे। उस वक्त ये आइन नहीं था, उस वक्त 18वीं तरमीम नहीं थी। उस आइन में सदर के पास इख्तियार थे सारे। इस आइन में सदर के पास इख्तियार सिर्फ वफाकी असम्बली का है, कौमी असम्बली का, बल्कि पाकिस्तान का भी कह लेना चले, मैं एक रियायत दे देता हूँ। उस वक्त जब तमाम असम्बलियाँ अपना टाइम पूरा कर लें, जब तमाम असम्बलियाँ अपना वक्त पूरा कर लें, जनरल इलेक्शन 5 साल पूरे हो जाए असम्बली के, तब प्रेसिडेंट डेट दे सकता है इंतखाबात की। अदरवाइज उसको सिर्फ कौमी असम्बली की डेट देने का इख्तियार है, वो भी जाहिर है। अच्छा बेग साहब, चूंकि अहम फैसलों का दिन है आज, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला सामने आएगा, आप क्या समझते हैं कि उसके बाद ये जो एक बहरानी कैफियत है सियासी भी आईनी भी, इसका खात्मा हो पाएगा? अब मेरा ख्याल ये कि आर्जी तौर पे खात्मा हो जाएगा। लेकिन अब ज़्यादातर तवज्जो जो है वो मेरा ख्याल सबकी इस बात पर होगी कि अदलिया में रिफॉर्म्स की जाए। अदलिया में वो रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं जो हमारे सामने 3 दिन के दौरान आई हैं, 4 दिन के, वैसे तो बहुत आई हैं, बहुत हैं, कि बहुत से केस ऐसे हैं जो सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी समाअत नहीं हो रही है, उनको खड्डा खाते में डाला गया है। बहुत से केस ऐसे हैं जिनका फैसला घंटों में होता है। अब एक ये मसला भी आ गया है। फिर बेंचों की तश्कील, कल जिस तरह हुआ बड़ा सुखी है हुई है अदलिया की, मैं कहता हूँ कि जस्टिस फायज ईसा साहब एक बेंच में पहुँचे तो वहाँ जस्टिस जाए आफरीदी साहब भी थे, उनको आप कैसे आ गए? उनका मुझे भेजा गया है आपको कि वहाँ बेंच में जाए। उनके यहाँ तो जस्टिस हसन रिजवी साहब थे, तो वहाँ झगड़ा हुआ, बाकायदा बुलाया गया रजिस्ट्रार को और क्लास हुई है उनकी बहुत ठीक ठाक। तो ये जो बातें हैं ना, देखिए ऐसी बातों पर हिंदुस्तान में एक बार हुआ था ये वाकया, एक बार, और उस पर 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, उस पर दोबारा नहीं हुआ। वहाँ प्यूनी जजेस जो होते हैं वो ही आईनी जो इशूज़ हैं उनको देखते हैं। तो जूनियर जज नहीं आते, सीनियर जज होते हैं जिनको आयन पर पूरा पूरा उबूर हासिल होता है। दूसरी ये कि अब ये भी आपको तय करना है कि जजेस का तकर्रुर कौन करेगा। क्या पार्लिमानी कमेटी ऐसी बेदस्तुपा बैठी रहेगी कि जो ड्राफ्ट जाए उसको मंजूर कर ले? ये मसला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए मैं एक अर्ज करता हूँ, बाज़ औक़ात बुरा लगता है दोस्तों को कि हमारे मसाइल की वजह, हमारे तमाम मसाइल की वजह जमहूरियत को काटना है, उसे खंजर घोंपना है। और इसमें ये हुआ है हमारे साथ कि अदलिया ने आमिरों का साथ दिया कई बार, मैं आमतौर से नहीं कहता। लेकिन बेग साहब, ये जो आईनी और सियासी बहरान है, ये जो कैफियत है, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये डिसीजन, कोई भी डिसीजन आता है उससे कुछ अरसे के लिए तमाम चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि पीडीएम पहले ही ये कह चुकी है कि फुल कोर्ट होना चाहिए इस मामले पर, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो उन्होंने दरख्वास्त की थी उसे कबूलियत नहीं बख्शी गई। अच्छा, मैं एक बात और नहीं समझ पाता, मैंने बाहर का आर्टिकल का मुताला किया है।
सुप्रीम कोर्ट क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट तमाम जजों पर मुश्तमिल और चीफ जस्टिस प्लस चीफ जस्टिस, ये सुप्रीम कोर्ट होती है। ये डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच और डबल बेंच ये आमतौर से मुल्कों में नहीं होती, उन मुल्कों में जहाँ आइन की हुक्मरानी होती है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट पूरी बेंच होती है और स्टे ऑर्डर के लिए भी एक तादाद मुकर्रर है। ये नहीं कि एक सिंगल जज जो है वो स्टे ऑर्डर दे दे, उसके लिए भी जरूरी है कि 9 जज होंगे तो 4 जज हिमायत करेंगे तो स्टे ऑर्डर होगा। हमारे यहाँ तो स्टे ऑर्डर पे चले आ रहे हैं, हर बात पे स्टे ऑर्डर हो जाता है हमारे यहाँ। तो ये बहुत सी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। मैं एक बार हिंदुस्तान गया तो चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित थी दिल्ली की, वो मेट्रो बना रही थी, तो कहने में 2 साल में बन जाएगा। मैंने कहा हमने देख लिया, बहुत तंज किया मैंने अपने नज़दीक कि जी हाँ हमने देख लिया 2 साल में, आपकी तो कोर्ट रोक देगी जगह जगह पर। उनका कोर्ट से हमने तय कर लिया है कि आप स्टे नहीं देंगे, आप फैसला देंगे। अगर आपको कोई दरख्वास्त आती है कि यहाँ से मेट्रो नहीं गुजरनी चाहिए तो उस पर स्टे नहीं देंगे आप, उस पर फौरन दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे, हाँ भाई नहीं गुजरनी चाहिए, हम हटा लेंगे। तो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ भी देखिए काज़िम यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है, एक पुल बन रहा था, एक रास्ता बन रहा था, उस पर कितना बड़ा झगड़ा हो गया, वो कितने दिनों तक रहा वो। अच्छा, जब भी मुख्तलिफ थिंक टैंक से गुफ्तगू होती है, बात होती है, जो सीनियर तज्जियाकार हैं वो अक्सर ये कमेंट करते हैं कि जो मुल्की सियासतदान हैं इनको इकट्ठे बैठना चाहिए, मुल्की मसाइल का हल निकालना चाहिए। मुआशी बहरान, ये क्राइसिस चल रहा है, सियासी बहरान है, आइनी बहरान की कैफियत पैदा कर दी है। अच्छा, कल सुप्रीम कोर्ट के भी यही रिमार्क सामने आए, सियासी जमातों को मुशावरत करने के लिए कहा, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो किसी सूरत मौजूदा हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये नबिया बहुत पुरानी बात है ये, और अब तो हमने इस पर डिस्कस करना छोड़ दिया है। इमरान खान साहब किसी भी सूरत से मुज़ाकरात में एक बेस पर नहीं बैठ सकते, उनको मुज़ाकरात का फन नहीं आता। एक आर्ट होता है बात करना, एक आर्ट होता है डिस्कशन करना, एक आर्ट होता है अपने पॉइंटर्स को सामने रखना, किस पॉइंटर बात कर रहे हैं। जो आदमी जोग्राफिया भूल जाता है, जो आदमी कल्चर भूल जाता है, उससे आप क्या तवक्को रखती हैं? जब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की में टेररिज्म के खिलाफ मीटिंग हो रही है और आप रूट के दूसरे कमरे में बैठे हुए, गिलगित के बारे में मीटिंग हो रही है इंतखाबात की और आप दूसरे कमरे में बैठे हुए सलाद खा रहे हैं, ये तो सूरत के हाल है। आप तो बाइकआउट करते हैं। तो अब यहाँ जो कल हुआ, बहुत चालाकी से काम लिया फवाद चौधरी साहब ने, मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ उनको, बहुत ज़बरदस्त, कि उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं पार्लियामेंट जाने के लिए, हम पार्लियामेंट में बैठकर इसका हल निकालेंगे। मतलब ये हमें पार्लियामेंट भेज दें, आप हमारी हुकूमत बहाल कर दें तो हम बैठ के निकाल लेंगे। और ये अजीब व गरीब था, उस पर फिर सब खामोश है, उन्होंने कहा जिस तो बात करनी बेकार है, फिर उनको लिफ्ट भी निकलाया। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये केस ऐसा है जिससे अदलिया को अंदाजा हो गया, पूरी अदलिया को, पूरी कानूनदानों को अंदाजा हो गया है कि गड़बड़ बड़ी है, बड़ी गड़बड़ है और इसको ठीक करना पड़ेगा, वरना फिर 2 जजों वाली आपको याद करना पड़ेगी वाकया, जब एक जमाने में 2 चीफ जस्टिस हुआ करते थे और झगड़ा हो गया था और फिर एक चीफ जस्टिस को निकाला गया था। वो बहुत बड़ा स्कैंडल था, बहुत बड़ा स्कैंडल था। हालात वही पहुंच गए हैं कि जब बेंच पे बैठे हुए जज एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं और चीफ जस्टिस से। ठीक है बेग साहब, अभी डिस्कस करना चाहेंगे इमरान खान जो पेश हुए हैं कल 4 मुख्तलिफ केसेस के हवाले से, जहां पर 3 केसेस में तो उनको पूरी ज़मानत मिल गई, एक में हमने देखा कि उनकी जो गिरफ्तारी के हवाले से भी वारंट जारी हुए, लेकिन उससे भी वो हमेशा की तरह बच निकलते हैं, बच जाते हैं, उनको मौका फराम किया जाता है, खुसूसी शफकत है उन पर, जो कि तमाम पार्टियां ही इस हवाले से गुफ्तगू कर रही हैं कि खान साहब को अभी तक रिलीफ मिल रहा है। दूसरा, जत्था बनाकर अदालतों में जाने का जो ट्रेंड उन्होंने स्टार्ट किया है, ये पहले इल्ज़ाम लगाते रहे हैं वो मरीम नवाज पर या दूसरी जमातों पर कि जत्थे बनाकर पेशियों के लिए जाते हैं, अभी खान साहब भी वही कर रहे हैं। हाँ, और एक बात भाई ये है कि अगर मरियम गए, कोई जरदारी साहब गए या कोई और साहब गए, तो वो जत्थे बाहर ही रहे, उनके ग्रुप कोर्ट के बाहर है, कोर्ट के अंदर नहीं गए। कल जो कुछ हुआ है लाहौर में, जो कुछ हुआ है, बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल है कि आप टूट पड़े कोर्ट के ऊपर, आपने दरवाजे तोड़ दिए। आपके लोग अपनी गिरफ्तारी तो पेश करते नहीं यार, जेल भरो तहरीक की, वहां जाकर आप लोग रोने लगते हो कि हमें जमानत दें, हमें रिहा कराएं। हमने तो गिरफ्तारी पेश नहीं की, हमको तो ऐसे उठा लिया गया।
हम तो मिलने आए थे मखदूम शाह महमूद से। शाह महमूद के तभी बीमार हूँ। असद उमर की वाइफ ने दरख्वास्त दी हुई है इसको छोड़ा रिहा करो। भाई जेल भरो तहरीक ये नहीं होती है। जेल भरो तहरीक मार्टिन लूथर किंग को देख लें आप, गांधी को देख लें आप, बेनज़ीर भुट्टो को देख लें आप, सबको देख लें। ये जेल भर हमारी सहाफ़ियों की तहरीक, हम एक एक दो दो महीने जेल में रहे। हमारे बड़े हमारे सीनियर्स कोड़े खाए उन्होंने, जेल भरो तहरीक में कोड़े खाए, बीमार हो गए, उनके गुर्दे खराब हो गए, बहुत बुरी तरह उन पर टॉर्चर हुआ है। तो जेल भरो तहरीक सारे रिस्क लेकर आती है। ये नहीं कि आप दो दिन के लिए आप गए और आपने कहा भाई जेल खाली करो तहरीक। कल जो कुछ हुआ है, अगर यही वर्क फोर्स, यही ह्यूमन फोर्स आप जेल भरो तहरीक में इस्तेमाल कर लेते पिंडी के अंदर। और बेग साहब, इसके पीछे कोई किसी किस्म का खौफ दिखाई दे रहा है इमरान खान साहब के हवाले से कि वो जो लेकर जाते हैं जत्थे या ग्रुप्स लेके जाते हैं या कारकुनान लेके जाते हैं, ट्विटर पर ये ट्रेंड बनाया जाता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी रोकनी है या हमारी आखिरी लाइन होगी, उसको अबूर नहीं करना। तो आप क्या समझते हैं कि वो इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान का साथ जाना, जत्थों का, ग्रुप्स का साथ जाना इस खदशे या इस डर का इजहार करता है कि कहीं खान साहब की गिरफ्तारी अमल में न लाई जाए? नबी, मैं तारीख पढ़ी है और हालात देखे हैं मैंने। सबसे ज्यादा टफ वर्कर पीपल्स पार्टी का है। अच्छा। बड़ी मार खाता है, बड़ी जिंदा जल के मर जाता है, तेल डाल के छिड़क के मर जाता है। लाहौर के वाक़े आते हैं, कराची का नहीं, लाहौर के वाक़े आते हैं। लेकिन जब वो भुट्टो साहब गिरफ्तार हुए, जब बेनज़ीर भुट्टो गिरफ्तार हुई, कई बार गिरफ्तार हुई, तो उनकी गिरफ्तारी से पहले क्रैकडाउन होता है। ये सिस्टम है पुलिस का या रेंजर्स का या फौज का कि वो बड़ा क्रैकडाउन करते हैं। सब वर्कर्स को, जो एक्टिव वर्कर्स होते हैं, उनको उठा लेते हैं। अभी यहाँ वो स्टेज नहीं आया है, यहाँ वो स्टेज नहीं आया। यहाँ दिन में 5-5 समातें होंगी, लेकिन जो कुछ इन्होंने बैंकिंग काउंसिल में किया है वो उनको भुगतना पड़ेगा। वो तो मेरा ख्याल ये है कि शायद कोर्ट भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और वज़ीर दाखिला तो कह ही रहे हैं कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश करेंगे, ATA में इनको चालान करेंगे। और वो शनाख्त भी हो गई है, गिरफ्तारी भी हो गई है। जो लोग बाहर से आए थे उनके देहात और उनके गांव, उनके पिंड में पुलिस भेज दी गई है, गिरफ्तार हो। ये कहते हैं कि कारकुनों को ज़ाय करना, अपने क़ुव्वत को ज़ाय करना। क्या आपने एक वाक़े के लिए आप खामोश? मैंने एक तस्वीर लगाई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी, पता होगा आपको। उनकी मैंने तस्वीर लगाई थी, लाहौर हाई कोर्ट आ रहे हैं वो 5 साथ पुलिस वाले हैं स्मार्ट से, वो खुद बेहतरीन सूट टाई में बहुत ग्रेसफुली चलते हुए आ रहे हैं। एक बंदा नहीं है। भुट्टो साहब ने अदालत के पेशी से पहले ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि कोई कारकुन ना आए, कारकुन आया तो अपने आप को ज़ाया करेगा वो। तो ये होती है पॉलिटिक सेगेसिटी। लेकिन बेग साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जो हुकूमती दावे हम रोज सुनते हैं, स्टेटमेंट सामने आती हैं, हम इनको हिलने नहीं देंगे, हम भागने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, लेकिन रोज हम देखते हैं जमान पार्क के बाहर जो कैनाल रोड है वो रोज ब्लॉक होती है। कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे तोड़े गए हैं। जो कारकुनान साथ जाते हैं ग्रुप्स बनाकर, वो अदालत के अंदर तक पहुंचते हैं और जिस तरह से मैन हैंडलिंग की जाती है, धमकाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जो अफसरान हैं उनको भी वो धमकाते हैं। जत्थे जब वहां पर जाएंगे तो पुलिस भी किस तरह से कंट्रोल करेगी? हुकूमत की रिट यहां पर तो नहीं नजर आ रही। हुकूमत की रिट आ जाएगी नजर आपको, अगर हुकूमत तैयार हो जाए तो। ये बिल्कुल आजमूदा नुस्खा है जो बुरा है। लेकिन हुकूमत को इस तरह से लग रहा है जैसे कोई डर है इमरान खान पर हाथ डालने का, उन्हें बहुत ज्यादा कोई खदशात हैं, बहुत कोई डर है। अनवर, बात यह है कि जब भी आप किसी पॉलिटिकल लीडर को गिरफ्तार करते हो तो आप बड़े रिस्क होते हैं, बड़े खतरे होते हैं। एक ये होता है कि उसकी जो मकबूलियत है वो बढ़ जाएगी, एक होता है कि उसकी मजलूमियत में इजाफा हो जाएगा। तो कभी भी नहीं चाहेगी ना कि इमरान खान साहब इस वक्त हीरो बन जाएं। इमरान खान साहब, मेरा ख्याल ये है कि अगर आप राजनपुर वाली ही बात कर रहे हैं तो मुझे उससे इख्तलाफ है। राजनपुर तो खानदानी सीट है भाई, बिफोर पार्टीशन चली आ रही है गुरचानियों में और लगारियों में। वो जहाँ चले जाएंगे उनकी सीट हो जाएगी। वो पीपल्स पार्टी में थे, मुस्लिम लीग नून में थे, मुस्लिम लीग काफ में थे, अब PTI में, पिछले बार भी PTI में थे। तो लेकिन जब इंतखाबात होंगे तब होगा अंदाजा कि देखिए अंदाजा किस तरह हो रहा है। अंदाजा इस तरह हो रहा है कि पिंडी में कितनी गिरफ्तारियां हुई जेल भरो तहरीक में, पेशावर में कितनी गिरफ्तारियां हुई, वो तो मसला खेज सूरत है पेशावर वाली, सरगोदा में कितनी गिरफ्तारियां हुई,
ये आपको टेम्परामेंट और टेम्परेचर और पैरामीटर बताता है कि पब्लिक सपोर्ट कितनी है आपको, कारकुन कितने साथ हैं आपके। ठीक है, तो ये मुझे लगता है यहाँ कमी है और शायद इंतखाबात पे इसका असर होगा। अच्छा बेग साहब, मैं थोड़ी सी बाजी का किस्सा आपके साथ छेड़ना चाहूंगी और मैं जानना ही चाहूंगी कि जब सानेहा वजीराबाद हुआ और जो भी वो इंसिडेंट हुआ इमरान खान साहब के साथ, बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट था, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी नवाज शरीफ की बीमारी का तस्करा आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मौका जाने नहीं देती है। फिर जब मरीम नवाज शरीफ साहिबा जाती हैं तो उन पर भी बेजा तनकीद होती है कि ऐसा कौन सा इलाज जो कि पाकिस्तान में नहीं हो पा रहा। अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो टांग का प्लस्तर है वो भी नवाज शरीफ की बीमारी की तरह हो गया कि ठीक होने का या उतरने का नाम नहीं ले रहा। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ था और जो छर्रे लगे थे उनको गोलियां शायद नहीं थी जी, सही छर्रे या फ्लाइंग पार्ट्स थे, ट्रक के टुकड़े, छोटे टुकड़े जर्रे वो थे, वो लगे थे। पहले हम बताया था मेरे 5 गोलियां लगी हैं तो हम तो हिल के रह गए थे। सच्ची बात ये कि 5 गोलियां एक टांग के ऊपर, तो मेरी टांग तो गई। फिर पता चला नहीं ऐसा नहीं हुआ है, छर्रे। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि सूरत-ए-हाल टांग की क्या है क्योंकि किसी सरकारी अस्पताल में उनका मेडिकल लीगल नहीं हुआ, वो कैंसर अस्पताल में उनका मेडिकल लीगल भी नहीं हुआ। वहाँ सिर्फ इलाज हो रहा है, वहीं से एक्सरे आ रहे हैं, कोई आर्थोपेडिक सर्जन, कोई आर्थोपेडिक डॉक्टर उनको चेक नहीं कर रहा है। तो वही के डॉक्टर हैं कैंसर वाले जो देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक बार मेरी टांग टूटी थी तो वो 2 महीने में सही हो गई थी वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपके दौरे हुकूमत में हमने देखा कि सियासी मुखालिफिन की जानिब से जो गिरफ्तारी की खबरें थी वो तर्जुमान देते थे और बहुत ज़्यादा सियासी गिरफ्तारियां की गई, जो कि नैब के सियासी इस्तेमाल का इल्ज़ाम था वो भी बहुत ज़्यादा लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। अभी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं PTI पर, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि जो नैब के सारे केसेस थे मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ से पहले चल रहे थे, बजाय ये कहने की कि तहरीक इंसाफ की वजह से गिरफ्तारियां हो रही की। मेरा ख्याल है थोड़ा सा अभी हैव टू करेक्ट दोस फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये तो नैब के तो केसेस उससे पहले ही चल रहे थे। हर मरतबा तहरीक इंसाफ पे इल्जाम लगाया जाता है कि तहरीक इंसाफ ने किया। तहरीक इंसाफ ने कुछ भी नहीं किया था। अगर हम नवाज शरीफ साहब का देखें तो उनकी अपनी हुकूमत में सारा कुछ हुआ। अगर उनके अपने वक्त में हुआ जब इनकी अपनी हुकूमतें थी। जहां तक ताल्लुक है कि इस वक्त जो वो केसेस कर रहे हैं वो आपके सामने ही हैं। वो खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, कातलाना हमले में वो JIT जो है बनाई गई उसके सारे एविडेंस आपके सामने इन्होंने गायब कर दिया इस हुकूमत ने। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि पहले एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से JIT बना दी गई, फिर एक ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने JIT बना दी, सभी लीगल JIT बना दी। तो मेरा बहुत फर्क है हमारे वक्त से और इनके वक्त के अंदर। जी अच्छा ठीक है, मैं आपसे मैम पूछना ये चाहूँगी कि जो सियासी मुखालफीन हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान साहब पर तनकीद कर रहे हैं कि जब भी अदालतों में जाते हैं पहले तो वो पेश नहीं हुए और जब वो गए हैं तो सियासी जो कारकुनान हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, ग्रुप्स और जत्थों में जाते हैं ताकि जजेस पर प्रेशर बिल्ड किया जाए। वो अपनी मर्तबा जब उनको अदालतों का सामना था तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस पर आपकी पार्टी का, जमात का क्या मौक़िफ़ है? अगर उनके साथ लोग नहीं जाते तो उसमें हम कैसे कसूरवार हो गए? सबसे बड़ी ये बात है, आपने इमरान खान के घर के बाहर आज पिछले 1.25 महीने 1.5 महीने से कारकुन बैठे हुए जी, इनके घर के बाहर कोई बैठा था? मैं वैसे पूछ रही हूँ। दूसरी बात ये है कि अभी आपकी राजनपुर में इलेक्शन हुई है, आपने देखा लोगों का रवैया क्या है? हर किस्म की ऑपोजिशन के। लेकिन डॉक्टर साहब आप नहीं समझती कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो खराब नहीं होनी चाहिए? कल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे तोड़े गए। मेरा ख्याल है बात तो मुकम्मल कर लूं फिर आप अपनी कमेंट कर दीजिए। जी जी, बात ये है कि आप बिल्कुल सही फरमाते हैं कि जी अगर कोई वहाँ कोई चीज टूटी फूटी है और कोई बात ये थी, लोग इतने इकट्ठे हो जाते हैं, हमें कंट्रोल करना आपका क्या ख्याल है? हमको जानबूझ के करते? आप ये बताएं कौन से मौके पे लोग नहीं निकले? क्या खान साहब के
अगर बात वो सुनते हैं तो सारे कारकुन जो है, कारकुन के अलावा पब्लिक पहुंच जाती है। तो इनके लिए तो इस तरह पब्लिक ना कभी निकली है, ना कभी पब्लिक पहुंची है। तो अब इस बात में भी उनको नाराजगी और तकलीफ है, तो क्या कहा जा सकता है। और आपको ये मैं बता दूं कि अगर इफ यू थिंक देयर इज नो सपोर्ट इन द पब्लिक, देन दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लोग जब सुनते हैं कि भाई खान साहब आ रहे हैं, वहाँ ज्यादातर तो बाहर के लोग, पब्लिक आएगी। ठीक है। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि खुदा न खास्ता कोई गलत काम हो, ना हम तोड़फोड़ में यकीन करते हैं। हमारे एहतजाज हमेशा पुरअमन, हम इतने बड़े बड़े हमने जलसे जुलूस किए, क्योंकि हमारी लॉन्ग मार्च जो थी आपके सामने थी, थोड़ा बंदा इकट्ठा होता। ठीक। अच्छा, लेकिन मैम अब जो कल हमने देखा, जो एक पूरी सूरत हाल डेवलप हुई जमान पार्क के बाहर, जो इजाफी सिक्योरिटी थी उसको भी जमान पार्क से हटा लिया गया, रुकावटें भी हटा ली गई, तो आज क्या सब कुछ दोबारा से नस्ब किया? सबसे बड़ी ये बात है, अगर आप इसी बात को कहिए तो हमने तो किसी को कुछ वक्त भी कुछ नहीं कहा। अच्छा। वो उसके बाद सारे टेंट्स उन्होंने कहा जी ग्रीन बेल्ट पे लगा दें, ग्रीन बेल्ट पे लग गए टेंट्स। उन्होंने कहा सिक्योरिटी हटा दी है। मैंने कल बतौर सदर सेंट्रल पंजाब एक लेटर लिख के भेज दिया था सेक्रेटरी होम को कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द एक्स प्राइम मिनिस्टर। तो वो कल मैंने उनको लेटर लिख के भेजा कि तो वो वापस तशरीफ ला रहे हैं। मेरा खाम ख्याली ये थी कि शायद वहां जाएंगे तो वहां पकड़े जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। तो फिर मैंने उनको खत लिख के भेज दिया था कि आप मेहरबानी करके उनकी सिक्योरिटी डिटेल वापस कर दीजिए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा, अदालत की जानिब से एक बहुत अहम फैसला आज मुतवक्के है, उस पर क्या कमेंट करना चाहेंगी? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल भी ये रिमार्क्स दिए गए कि जो सियासी जमातें हैं वो आपस में मुशावरत जरूर करें, लेकिन हमेशा हमने देखा पीटीआई का यही स्टांस सामने आता है कि हम इनसे मिल बैठकर बात नहीं करेंगे, किसी भी मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। देखिए, मेरा ख्याल सबसे बड़ी ये बात है कि जो इलेक्शन का इस वक्त सिलसिला है, जिसके ऊपर हमने दोनों अपनी असेंबलियां तहलील की और उनको कहा कि आप दोबारा मेहरबानी करके इलेक्शन जितनी जल्दी 90 दिन के अंदर अंदर करवाएं, जो का इस वक्त आपकी आइन की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें कोई हमारी लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा ना, यही नहीं करवा रहे ना, हम तो आइन के मुताबिक चल रहे हैं ना। अब असेंबलियां भी हमने अपनी हुकूमत की असेंबलियां तहलील की ना, और तहलील करने के बाद विद इन 90 डेज वी वांटेड कि आप इलेक्शन करा लीजिए। ये अगर इलेक्शन से डरते ना होते तो इलेक्शन हो जानी थी। उनकी जान निकली हुई इलेक्शन से। और फिर सबसे बड़ी बात है, कल ही मैं एक जगह गई तो वहां लोग कह रहे थे कोई आप एक इलेक्शन हार दें तो शायद ये हिम्मत कर ले। मैंने कहा ये तो बड़ी बेवकूफाना बात होगी कि हम अपना कोई इलेक्शन हारे सिर्फ इसलिए कि वो इलेक्शन की इजाजत देते। अब राजनपुर में आपके सामने आपने देखा था क्या हुआ। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा बड़ी एक्टिव है ना अभी, उनकी हम मुसलसल तकारीर देख रहे हैं और बड़ा गरज बरस भी रही हैं। इमरान खान साहब मुसलसल तनकीद की जा रही है, फिर खान साहब भी जवाब देते हैं। खैर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो सियासी मुखालफीन हैं उनका मुसलसल ये इल्ज़ाम है, जब से इमरान खान का आमना सामना हुआ है अदालतों में, कि जो अदालतें हैं वो इमरान खान साहब से शफकत बरत रही हैं। खासकर मरीम औरंगजेब भी इस हवाले से बात कर चुकी, मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी बात कर चुकी और दीगर सियासी मुखालफीन भी, कि वो वरना कब पे गिरफ्तार हो चुके होते। आप इस पर क्या कमेंट करेंगी या क्या जवाब देंगे? मकसद ये है कि हमारे में और इनमें बहुत फर्क है। ये लोग तो बेचारे इनके ऊपर जो इल्जाम लगे थे, तो चोरी चकारी के सारे इल्जाम लगे हुए थे। पनामा लीक का था मसला, सारी दुनिया में आपकी बदनामी हुई, वो सारी बदनामी फेस करके अभी तक इन्होंने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का किसी ने नहीं बताया कि कहाँ से पैसे आए थे, किसने दिए थे, ये किसने खरीदे थे। तो ये तो इनके ऊपर जो इल्जाम लगे हुए हैं उसके और हमारे इल्जामों पे बस बहुत फर्क है ना। तो मेरा ख्याल है ये चीज क्लियर करनी चाहिए कि इनको अपने आप तो हमारे वाले क्राइटेरिया में किसी तरीके से भी ना लेके आए। वजह ये कि इन्होंने पाकिस्तान लूट के खाए और इसके बारे में सारे पाकिस्तान को भी पता है, और इन्होंने अपने आप को मनी लॉन्ड्रिंग का जहां तक ताल्लुक है, आज माशाल्लाह ताकतदार यहाँ बैठे हुए, इनको आज ही अंदर करें तो बता देंगे ये सारा किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है। तो ठीक है, उनके और हमारे इसमें काफी फर्क है। ठीक है डॉक्टर साहब, खान साहब की जख्मी टांग का जो प्लस्तर है हम 12 देख रहे हैं, बहुत तनकीद बनाया जा रहा है। उन्हें भी जिस तरह से नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है उनके प्लेटलेट्स की वजह से, तो यही कहा जा रहा है कि अब जो खान साहब की टांग का जख्म है और नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स है, ये नून लीग का कहना है कि उनकी भी अब रिकवरी नहीं हो पा रही इस मामले में। मेरा ख्याल है एक तो सारे अनपढ़ इकट्ठे हुए हैं नून लीग के अंदर। हमें तो कभी कई दफा समझ नहीं आती कि ये इन लोगों की अकल जो है ये जवाब दे जाती है। आप मुझे ये बताइए कि एक वेट बेयरिंग बोन है, उसका नाम है टिबिया। अच्छा, अब वेट बेयरिंग बोन जो है उनकी हीलिंग में वक्त लगता है।
खान साहब इज माशाल्लाह नाउ 70 years old। हीलिंग प्रोसेस जो है वो हमेशा एज एज एडवांसेस वो उसकी हीलिंग प्रोसेस भी कम हो जाती है, मतलब वक्त लगता है। और ये जो वक्त है ये उनकी बाकायदा एक्सरे वगैरह हो के और उसके मुताबिक ही है। और मेरा ख्याल है इनको ये तो शायद नवाज शरीफ साहब गिर ही ना सके अगर खुदा ना खास्ता ऐसी उनको चोट लगती। हम इमरान खान तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि अपनी हिम्मत करके चलते हैं और जाते हैं काम। अभी गए नहीं, अब दोनों जगह गए ना, चल के गए। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए। एक तो पहले इन्होंने गोलियां मारी, यानी ऐसे बेशर्म इंसान है कि सनाउल्लाह वगैरह ने और इन सब ने एक ऑर्केस्ट्रेटेड असैसिनेशन अटेम्प्ट की खान के ऊपर और फिर उसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। यानी कोई हद भी होती है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट काउंट जब आए थे तो आपको शायद वो वक्त भूल गया है कि 14 दिन वो मेरे पास अस्पताल में जब रहे थे तो मैं उस वक्त मिनिस्टर थी। हर तरीके से हमने उनका इलाज का ख्याल किया था। यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने उनको ये ऑफर किया था कि अगर आप बाहर से कोई मुआलिज बुलाना चाहते हो उसको बुलाते। वो कैसे हमारे साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं। और ये तो किस्म के बेशर्म लोग हैं। मैं तो उनकी जब बात सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ ये अपने आप को इंसान कहते, ये तो हैवानों से गए गुजरे लोग हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे तुर्की में होने वाले एक बहुत बड़े इवेंट के हवाले से। इंटरनेशनल यूरो एशिया एजुकेशन समिट वहां पर हो रहा है। नुमाइंदा न्यूज़ इब्राहिम लकी की जानिब से रिपोर्ट भी रेडी की गई है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको बताते चलें कि एप्सप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान के बेहतरीन तालीमी डिप्लोमेसी के नतीजे में वहाँ पर काफ़ी मुआहदे भी हुए हैं। तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। एप्सप के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का ये कहना था कि आइडन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज़ के साथ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के जो मुआहदे हो रहे हैं वो बहुत बेहतर हैं। और इन मुआहदों से मुल्क में जो हायर एजुकेशन है उसके मैदान में इनकलाब भी आएगा और ये बड़ा पॉजिटिव एक इकदाम भी है। जो रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर करते हैं, देखिए। इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन समिट में दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक की 200 से ज़ायद यूनिवर्सिटी शिरकत करेंगी। मुल्क की 18 यूनिवर्सिटीज के 33 माहिरीन तालीम पर मुश्तमिल वफ़द एप्सप के प्लेटफॉर्म से शिरकत के लिए इस्तांबुल में मौजूद है। मैं बड़ा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ और ब्रदर मुस्तफ़ा से आपने बात की, आपको पता चला कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट एक्सचेंज हो, फैकल्टी एक्सचेंज हो, रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम हो। बहुत कुछ हम टर्की यूनिवर्सिटी से सीख सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो हम इनसे शेयर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की यूनिवर्सिटीज़ में आना है, मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ में आना है। तो कल का दिन जो है मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बड़ा हैपनिंग डे होगा। पाकिस्तान की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के आइडियन यूनिवर्सिटी और यदीद तेपे के साथ हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए गए। इस मौका पर सदर एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना था कि आइडियन यूनिवर्सिटी के साथ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के मुआहदों से मुल्क में हायर एजुकेशन के मैदान में इनकलाब आएगा। एक्सचेंज प्रोग्राम से दोनों ममालिक के तुलबा को फायदा होगा। एप्सप के वफ़द ने आइडियन यूनिवर्सिटी और यदीद तेपे यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। अर्थक्वेक के हवाले से हम लोग क्या करके आए थे और अभी मेरी ब्रदर मुस्तफ़ा की बेटी से बात हुई है। वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है जो अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए बहुत कुछ करने जा रही है वहाँ पे बच्चों के लिए। तो कल पाकिस्तान प्रोविजन पे हम अपनी तरफ से एक चेक एज ए टोकन ऑफ लव और फॉर द अर्थक्वेक विक्टिम्स जो है वो हम हैंड ओवर करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। तो बाकी यूनिवर्सिटी जो मेरे साथ आई हैं वो भी इन्हीं ग्राउंड्स पे सोच रही हैं। तो हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है आइडियन यूनिवर्सिटी का, जिसके थ्रू हम अर्थक्वेक विक्टिम्स तक अपने जज्बात, एहसासात, मोहब्बत, प्यार पहुँचा सकते हैं। तुर्क-हुकाम से मुलाकातों में प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने ज़ल्ज़ला की तबाहकारियों और जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस किया और एप्सप के प्लेटफॉर्म पर मुतासरा खानदानों के बच्चों को पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप देने का ऐलान भी किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, तुर्की जिंदाबाद।
आप सबका ये वक्त है जो कि प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की क़यादत में मौजूद है। इस वक्त तुर्किया में एजुकेशन समिट वहाँ पर हो रहा है और कल पाकिस्तान पवेलियन में जो एक बहुत अच्छी काविश की जा रही है एफसब की जानिब से, वो ये की जा रही है कि जो ज़लज़ला मुतासरीन हैं उन्हें पाकिस्तान में स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी ताकि उनकी जो स्टडीज़ हैं उनका हर्ज ना हो और उसको किसी न किसी तरह से कंटिन्यू किया जा सके। पाकिस्तान में इसके हवाले से मजीद भी रिपोर्ट्स आपके साथ वक्तन फवक्तन हम शेयर करते रहेंगे। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और अब कुछ बात करेंगे पीएसएल के जबरदस्त मैचेस की जानिब से। अनवर, आपकी फेवरेट टीम कौन सी? लाहौर को सिर्फ लाहौर वाले लाहौर कोई सपोर्ट की जो परफॉर्मेस है। अच्छा, ये आप इसलिए सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर अभी हम इस टाइम अगर टॉपर है? नहीं, इस वजह से नहीं, जो जीतने वाली टीम के साथ हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, नो डाउट। जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की। मैंने टीम बदल ली है अपनी लाहौर। हाँ, मैं तो मुल्तान सुल्तान की फैन हो गई हूँ। और वो रिजवान की वजह से तो नहीं, रिजवान की वजह से भी, और बड़ी आई थिंक अच्छी परफॉर्मेंस उनकी भी तगड़ी रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है भैया अब हम भी मैच लवर हैं तो देख के मैचेस ऐसा लग रहा है कि फाइनल जो है अगर लाहौर और मुल्तान के बीच में होगा तो बड़ा तगड़ा मैच होगा। बहरहाल जो आज का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स का मैच होने वाला है, इसके ऊपर भी अपडेट लेंगे। अब तक के जो मैचेस हो चुके हैं, लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बड़ी स्ट्रांग है। हर मैच ही थ्रिलिंग है, हर मैच थ्रिलिंग है। तो इस हवाले से जानते हैं, हमारे साथ जनाब इन कॉन्वर्सेशन है नसीम राजपूत, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम। तो लाहौर कलंदर इस वक्त जो है अगर रैंकिंग टेबल देखा जाए उसमें टॉप पोजीशन पर है, क्या कमेंट करेंगे? फाइनल में वैसे किसको आप देख रहे हैं? देखिए नबिया, ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है कि फाइनल में कौन होगा, लेकिन लाहौर कलंदर्स की टीम ज्यादा कॉम्पैक्ट दिखाई दे रही है। ऑलरेडी उनका बॉलिंग लाइनअप जो था जिसमें शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और राशिद खान थे, तो वो तो वैसे ही बड़ा खतरनाक था। फिर जमान जिस तरह की गेंदें कर रहे हैं, सिकंदर रजा दरमियान में अच्छी स्पिन कर लेते हैं, डेविड वीजा दरमियान में 5वें बॉलर का रोल प्ले कर देते हैं। लेकिन बैटिंग में खासकर अब्दुल्ला शफीक जब से टीम को ज्वाइन कर चुके हैं और ज्यादा अच्छी हो गई है। फखर बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो जो एक थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि फखर अगर आउट हो जाएंगे तो लाहौर कलंदर्स की बैटिंग कमजोर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब्दुल्ला शफीक ने उतना ही उसको स्ट्रेंथन किया। तो अब तक अगर कोई सबसे ज्यादा फॉर्मिडेबल साइड लग रही है तो इसमें कोई शुबा नहीं है सर, जो आप अभी दोनों बातें कर रहे थे वो लाहौर कलंदर्स ही लग रही है। जी ठीक है नसीम, शाहीन की कप्तानी को किस तरह से देख रहे हैं? अनवर बहुत ही अच्छी है अनवर भाई। जो खास चीज दिखाई दे रही है इसमें उनकी कैप्टनशिप में वो ये कि काम एंड कूल है। आमतौर पे फास्ट बॉलर जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं। इवन कि हम बाबर आजम को देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान की नेशनल टीम के कैप्टन भी है और इस वक्त शावर ज़ल्मी को लीड कर रहे हैं, लेकिन वो भी थोड़ा टेंस का शिकार हो जाते हैं। लेकिन शहनशाह अफरीदी का मैं कामनेस जो उनकी देख रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। वो बिल्कुल जज्बाती नहीं हो रहे हैं। अगर उनका कोई फील्डर कैच छोड़ देता है तो ताली बजा के उसको अप्रिशिएट करते हैं। मैंने उनको गुस्सा नहीं देखा और मैंने बहुत कम ऐसे फास्ट बॉलर देखे क्योंकि उनका एग्रेशन ऑटोमेटिक होता है, इतना दौड़ के आ रहे होते हैं, गेंद कर रहे होते हैं। तो शहनशाह अफरीदी इज अ फैंटास्टिक प्रोस्पेक्ट फॉर कैप्टनशिप इन फ्यूचर। फ्यूचर क्या, अगर मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी आप बना दें वो बेहतर ही होगा। ठीक है। अच्छा, तो नसीम साहब, जो आज का जो मैच है कराची वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, कौन सी टीम तगड़ी आपको लग रही है? आपको याद होगा नबिया, जब पीएसएल का आगाज हुआ था तो हम सब इस मैच के बहुत मुंतज़िर थे। इनका पहला मुकाबला नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ था और हर जगह एक ही बात थी, आमिर वर्सेस बाबर, आमिर वर्सेस बाबर। अब देख रहे हैं कि आमिर आज के मैच में अवेलेबल होते या नहीं होते। पिछले 2-3 मैचेस में वो अवेलेबल नहीं थे। लेकिन कराची किंग्स की अच्छी चीज ये कि कराची किंग्स अपना लास्ट मैच मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 60+ रन से जीत के आ रहे हैं और ये बहुत ही बड़ा प्लस साइन होगा क्योंकि जो इससे पहले उन्होंने मैचेस खेले थे उसमें 3 मैच ऐसे थे कि जिसमें वो जीतने की पोजीशन में आके वो मैच हार गए थे। अच्छा, डगमगाते हुए उठे हैं। बिल्कुल।
तो अब वो एकदम थोड़ा से जाग गए। दूसरी जानिब ज़ाहिर कराची किंग्स के मामला बाबर आजम से खराब हुए थे, तो ही बाबर आजम छोड़ के जो है वो पेशावर दलवी गए थे जी। तो एक अच्छी राइवलरी है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कि 2 और राइवलरी आ गई। जब आमिर गेम कर रहे थे तो मैंने देखा था कि नेशनल स्टेडियम कराची में जोशो खरोश बिल्कुल मुख्तलिफ था, और इसके बावजूद कि मोहम्मद आमिर कराची किंग्स के बॉलर थे, मोस्टली क्राउड कराची में बैठा हुआ भी बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा था। इसकी वजह यह है कि बाबर आजम इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े स्टार हैं। और अब बाबर आजम ठीक है, अब वेन्यू बदल गया, कंडीशन बदल गई, एटमॉस्फेयर बदल गया, पिचेस बदलेंगी, देखते हैं फॉर्च्यून बदलती है या नहीं बदलती है। लेकिन आपको याद होगा कि कराची और पेशावर का जो मैच हुआ था वो बहुत ही जबरदस्त रहा था, जो नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ था। हम एक्सपेक्ट करें अच्छा मैच होगा। ठीक है, नसीब ये बताएगा, पाकिस्तान सुपर लीग ने हमें देखा कि हमेशा से ही जो नया टैलेंट है बड़ा अच्छा सामने आया और नेशनल टीम को भी फिर वो ज्वाइन करते रहे। इस बार आपको क्या लग रहा है, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें हम जल्दी देखेंगे नेशनल टीम के स्क्वाड में? अगर इस दफा अगर आप पिछले साल की निस्बत टैलेंट देखेंगे तो ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। आप पिछले साल का टैलेंट आपको याद होगा कि हम वही आसिफ अली, खुशदिल शाह और इन्हीं प्लेयर्स के साथ वर्ल्ड कप तक खेलने गए थे। हमारे पास शुएब मलिक अवेलेबल थे, हमने उनको भी शामिल नहीं किया था, और हम उन्हीं प्लेयर्स को कैरी करके ले गए थे कि जिनकी परफॉर्मेंस शायद इतनी अच्छी नहीं थी पिछले पीएसएल में। लेकिन इस पीएसएल की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें साइम अयूब बहुत जबरदस्त प्रोस्पेक्ट दिखाई दी, आजम खान बहुत जबरदस्त प्रोस्पेक्ट दिखाई दिए, एहसानुल्लाह बहुत ही जबरदस्त, उसामा मीर ने बहुत अच्छी गेंदें की है यहाँ पे। अगर आप फास्ट बॉलिंग में बात कर लेते तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ऑलरेडी आपके पास नसीम शाह अच्छे बॉलर्स थे, हसनैन ने बहुत इंप्रूव किया कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। तो पाकिस्तान को अच्छा टैलेंट दिखाई दिया। हारिस जो टॉप से बैटिंग कर रहे हैं, जिस एग्रेशन के साथ बैटिंग कर रहे हैं, देखिए एक चीज अनवर भाई बड़ी अच्छी हुई है, वो ये कि आप देखेंगे कि रिजवान ने अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया है, बाबर अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये प्रेशर बिल्ड किया है, हारिस ने बिल्ड किया है, मिर्जा बेग जो बैटिंग कर रहे हैं, ताहिर बेग, उन्होंने बिल्ड किया है। जो नए ओपनर्स आ रहे हैं वो जिस एग्रेशन के साथ बैटिंग कर रहे हैं, हम ऑलरेडी यही बात कर रहे थे कि हमारे दोनों ओपनर्स जो है वो सिमिलर टाइप के बैट्समैन हैं जिन्होंने अपनी टीम को 160 रन की टीम बना दिया है। तो अच्छा नसीब साहब, ये तो हमने सारे जो स्ट्रेंथ है उस पर हमने बात की, जितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम्स है उस पर आपने कमेंट किया, जो टैलेंट हमें दिखाई दे रहा है, जो कप्तानी हमें बाबर हो गए या रिजवान हो गए या शाहीन हो गए, उस पर हमने बात की। कोयटा ग्लैडिएटर्स को इस सारे बीच में क्या हुआ है इस वक्त? अगर देखा जाए सबसे कमजोर टीम कोयटा ग्लैडिएटर दिखाई दे रही है। क्या कप्तान की आपको थोड़ी सी कोई वीकनेस है, कमी दिखाई दे रही है, या ओवरऑल टीम का कोई मसला दिखाई दे रहा है? कहां पर लैक कर रहे हैं? ये मेन चीज ना, ये इट्स अ टीम गेम। आप जितनी जल्दी टीम बन जाते हैं वो आपको सीजन में फायदा पहुंचाती है। ऐसा नहीं है कि आप टीम कमजोर है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, ठीक है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है मार्टिन गप्टिल अपना प्राइम गुजार चुके हैं, या उमर अकमल उस फॉर्म में नहीं दिखाई देते, या हफीज रिटायरमेंट के बाद टीम का हिस्सा है, जो मुसलसल प्लेइंग 11 का भी हिस्सा है, कि हैरानकुन बात है। सरफराज की जहां तक बात है, देखिए सरफराज आपके मुल्क का वो वाहिद लीडर है कि जिसने अपनी क़यादत में 2 आलमी टाइटल जिताए, लेकिन सरफराज अभी रिसेंट पास में टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करके आ रहे हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेला था, अच्छी उनकी क्रिकेट दिखाई दी थी, लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये टीम नहीं बन पा रही है। देखिए वही टीम जितनी जल्दी जो टीम बन गई वो क्लिक कर गई। ये टीम अगर बन गई, अभी ऐसा नहीं है कि ये टीम फेज से बाहर हुई है, और आप इनके पिछले 2 साल खासे खराब रहे, उससे पहले 4 साल बहुत ही अच्छे रहे थे, लेकिन ये साल भी पिछले 2 साल की तरह ही जा रहे हैं। अब एक कमबैक करना अब इतना आसान नहीं रहा, 5 में से 4 मैचेस को हार चुके हैं, लेकिन क्रिकेट ऐसा बेवफा खेले और ये क्रिकेट की तरह ऐसा रंग बदलता है, खासतौर पे आपकी पाकिस्तान सुपर लीग। मुझे याद है 2 साल पहले जो है वो लाहौर कलंदर जो है वो अपने सारे मैच पाकिस्तान में जीत गई थी, लेकिन जब वो दुबई गई थी, हमें कोविड की वजह से दुबई ले जाना पड़ी थी, तो वो सारे मैच हार के बाहर हो गए थे। तो ये सेकंड फेज अभी शुरू हुआ है, कराची के मैचेस खत्म हो गए, और मैंने बताया ना अनवार भाई और बदिया, ये गेम ऐसा है कि न्यू चेंज हो जाता है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। नसीब, आपसे जानना चाहेंगे, जो प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं पीएसएल खेलने के लिए, हमने 12 देखा कि फिर टूर्नामेंट के बीच में से ही वापस चले जाते हैं,
अपनी नेशनल टीम के खेलने के लिए या दूसरी लीग्स खेलने के लिए, तो पाकिस्तान सुपर लीग को उस तरह से प्रायोरिटी वो नहीं दे पाते। हम कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें उन्हें बाउंड नहीं कर पा रहे, जिस तरह से IPL उन्हें बाउंड कर लेता है या ICC पर प्रेशर होता है IPL का, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, कि उस दौरान कोई भी जो इंटरनेशनल मैचेस हैं वो बिल्कुल रोक दिए जाते हैं। देखिए अनवर, इंडियन प्रीमियर लीग तो जितना पैसा लेकर आता है तो या इंडियन क्रिकेट बोर्ड, तो आप उनसे तो हमें करें नहीं। मैं पहले साल जाके इंडियन प्रीमियर लीग कवर करके आया हूँ पाकिस्तान का, कि 2 जर्नलिस्ट में से एक हूँ कि जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग का पहला एडिशन जाके कवर किया था। वो तो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे है, पैसे के लिहाज, खेल के लिहाज से नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग में सारी दुनिया को मिलती है, वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट दुनिया की किसी लीग में नहीं मिलती है। हमें फख्र होना चाहिए अपनी पाकिस्तान सुपर लीग। शुक्रिया नसीम राजपूत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आज के होने वाले मैच के हवाले से भी एनालिसिस शेयर कर रहे थे और टीम की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस अनवर उस हवाले से भी कमेंट कर रहे थे। बाहर हमें बनना है प्रोग्राम में, अब हेडलाइंस ब्रेक के जाने, उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला इस वक्त सामने आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MNAs को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज इसमें शामिल हैं। अदालत की जानिब से इस्लामाबाद में ज़िमनी इंतखाबात का भी नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI MNA असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है और अदालत ने इस्लामाबाद में ज़िमनी इंतखाबात भी रोकने के अहकामात जारी कर दिए हैं। एक और आम खबर शामिल करेंगे। कल इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स जिस वक्त पहुंचे तो वहां पर काफ़ी तोड़फोड़ हुई। वहां पर हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा गया। इमरान खान की आमद पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का जब वाकया पेश आया, उसके खिलाफ इमरान खान समेत PTI के 21 रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना इस्लामाबाद में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में तहरीक इंसाफ के 250 कारकुनान को भी नामजद किया गया है। FIR में दहशतगर्दी, कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई हैं। इमरान खान की आमद पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कल तोड़फोड़ का वाकया पेश आया, जिसमें इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 21 रहनुमा थे उनके खिलाफ थाना रमना इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 250 कारकुनान को भी नामजद किया गया है। इन मुकदमात में कार सरकार में मुदाखलत और दहशतगर्दी के मुकदमात भी शामिल किए गए हैं। मोहम्मद अवैस हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी अवैस। जी बिल्कुल, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आमद पर इमरान खान की आमद पर हंगामा रही का मामले पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत 21 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुकदमे में नामजद किया गया है। मुकदमे में 250 के करीब कारकुनान को भी नामजद किया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी एहलकारों से मुज़ाहमत की दफात शामिल की गई है। मुकदमे में कहा गया है कि इमरान खान हजूम नुमा इश्तियाल लश्कर को लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। कारकुनान के हाथों में असलहा, डंडे और झंडे पकड़े हुए थे। हजूम इमरान खान और PTI रहनुमाओं की क़यादत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुआ। हजूम ने हाथ अदालत में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों के इदारों के लोगों को जान से मारने की धमकियां दी। सेफ सिटी कैमरों को भी तोड़ा गया। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा खुर्रम नवाज, इसके अलावा मुराद सईद, अली नवाज, इसके अलावा आमिर महमूद कियानी, फरोख हबीब, गुलाम सदर, राजा बिशारत, शहजाद वसीम, शिबली फराज, कर्नल आसिम, मेजर ताहिर सादिक और हमाद अजहर को भी इस मुकदमे में नामजद किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अवैस अपडेट कर रहे थे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अनवार, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है, जिद्दत आ रही है बढ़ती दुनिया के साथ,
उसी तरह इंसान की ज़िंदगी में बड़ी आसानियां पैदा हो रही हैं और आज का दौर हम देखें तो बड़ा आसानी हमारे लिए मौजूद है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स की अगर हम बात करें, जहां पर एक छत तले हर तरह की सहूलियात मौजूद होती हैं। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स इस तरह के मौजूद हैं जिनको बहुत पसंद किया जाता है, और शॉपिंग हो या तफरीह हो, मॉल्स ही लोगों की अव्वलीन तरजीह होते हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जो जिस तरह से मार्केट्स का पहले ट्रेंड मौजूद था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। लोगों की कोशिश होती है कि अंडर वन रूफ उन्हें तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हों। उन तमाम मॉल्स के अंदर सिनेमास भी मौजूद हैं, दीगर एंटरटेनमेंट के लिए भी चीज़ें मौजूद हैं, शॉपिंग भी आप अंडर वन रूफ कर सकते हैं। वहाँ पर बच्चों के लिए जो किड्स एरियाज़ हैं वो बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से भी फैसलाबाद में ग्रैंड सेंट्रल मॉल फैसलाबाद की पहचान बनने जा रहा है। उसमें एक 5 स्टार होटल के अलावा रिहायशी कॉम्प्लेक्स भी मौजूद होंगे, और पाकिस्तान की जो दूसरी बड़ी बिल्डिंग का ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है। इसी को मज़ीद डिस्कस करेंगे। हम स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन किया है राना काशिफ ने। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने जब इसका कॉन्सेप्ट देखा है या सुना है तो सबसे पहले ज़हन में ख्याल आता है कि पाकिस्तान के किसी और बड़े शहर को क्यों नहीं चुना गया, फैसलाबाद का ही इंतखाब क्यों किया गया, और फैसलाबाद में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाने की आप क्या वजह समझते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल बड़ा ज़बरदस्त आपने किया। एक्चुअली फैसलाबाद जो है पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है जी, और इसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। उस लिहाज से हमारे पास फैसलाबाद की अब आबादी जो है वो एनुअल बेसिस पे 10 से 12 लाख की आबादी ग्रो कर रही है। तो हम फैसलाबाद की जब इसकी डेवलपमेंट को देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि इसमें फेडमिक जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन दे दिया गया। तो फेडमिक की वजह से ये एक एशिया का तवज्जो का मरकज़ बन गया इंडस्ट्री के हवाले से। तो 10,000 एकड़ के करीब यहाँ पे जगह है जो हम इंडस्ट्री यहाँ पे लग रही है, जिसमें बहुत सारी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं, ठीक है, और लगने जा रही हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद का फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और फैसलाबाद कमर्शलाइजेशन की तरफ अब चलना शुरू हुआ है। तो उसमें इस चीज़ की ज़रूरत फील की गई, और वहाँ पे देखा गया कि जिस तरह से फैसलाबाद के बहुत सारे लोग दूसरे सिटीज़ में या दूसरे कंट्रीज़ में जो एमिनिटीज़ लेने जाते हैं तो वो उनको उनके डोर स्टेप पे मिलनी चाहिए। ठीक है, उस हवाले से हमने ये प्लान किया, और इसको हम अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद की मार्केट में एग्जीक्यूट किए हैं। तो इसकी क्या लोकेशन है? और जब हम मॉल्स में जाते हैं तो अक्सर लाहौर जैसा बड़ा शहर या कराची, पार्किंग के मसाइल का लोगों को बड़ा सामना वहाँ पे करना पड़ता है, तो आई एम श्योर कि प्रॉपर प्लानिंग आपने इस हवाले से ऑलरेडी की होगी। जी डेफिनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पास 74 कनाल का टोटल प्रोजेक्ट है। 74 कनाल में हमने इसमें 35 फ्लोर्स दिए हैं, ठीक है, और 450 हाइट है। तो डेफिनेटली जिस तरह से इसके यूनिट्स हैं और इसमें बिजनेस आने वाला है, अपार्टमेंट हैं, होटल टावर है, ठीक है, और इसमें कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, उस हवाले से हमने इसमें ऑलमोस्ट कोई 2500 गाड़ियों की पार्किंग रखी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी भी पाकिस्तान में किसी भी प्रोजेक्ट की इतनी स्पेस पार्किंग की नहीं है जो हमने वहाँ पे रखी है, और ये अगले 50 साल की ज़रूरत को मद्देनजर रख के हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन किया। ठीक है, तो जो बेसिक अब इसका फ़ायदा लोगों को मिल सकेगा वो तो यह कि लोग इसमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्टमेंट का लोगों को क्या इसमें फ़ायदा हो सकता है? जी, इन्वेस्टमेंट जो है वो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स, एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी रियल एस्टेट की तरफ मूव हो रही है, और देख रहे हैं लोग इसमें आ रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमने बड़े ज़बरदस्त पैकेजेस रखे हुए हैं इसके अंदर, कि अगर ग्रैंड सेंट्रल मॉल में हमारे साथ एनुअल बेसिस पे और एंड यूज़र के तौर पे जो भी कस्टमर्स आते हैं, हम उसको एनुअल बड़ी अच्छी एप्रिसिएशन, जिसको हम एक अनाउंस करते हैं कि 20 to 25% एनुअल एप्रिसिएशन, वो हम देने की गारंटी करते हैं कि हमारे साथ आएँ, इन्वेस्ट करें इस प्रोजेक्ट के अंदर। हमारे बहुत सारे ब्रांड्स के साथ MOU होने जा रहे हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे आ रहे हैं फैसलाबाद की मार्केट के अंदर और ग्रैंड सेंट्रल मॉल में। तो हम उस बेस पे इनसे लोगों को जो है एक चांस दे रहे हैं कि वो आएँ, हमारे साथ इन्वेस्ट करें। मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी ऑफर्स देते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दावा है कि जो हम दे रहे हैं वो किसी के पास नहीं। 5 साल का जो ये टाइम है, ये इसमें मुकम्मल हो जाएगा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। जी, 5 साल में हमने प्लान ऐसा किया है कि चूंकि ये इसके 2 पोर्शन है। अच्छा। एक पहला 6 फ्लोर तक कमर्शियल मार्केट है, उसके बाद 7वें फ्लोर से 35वें फ्लोर तक 3 टावर्स हैं डिफरेंट। तो पहला टावर 5 स्टार होटल का है, दूसरा टावर कॉर्पोरेट ऑफिसेज का है, और सेंटर में जो एक टावर है वो स्मार्ट अपार्टमेंट्स का है।
तो स्पेशली फैसलाबाद में पहली दफ़ा स्मार्ट अपार्टमेंट दे रहे हैं। तो पहला पोर्शन इसका जो कमर्शियल मार्केट का है वो कमर्शियल हम दे रहे हैं पहले 3 साल में और अगले 2 साल में ऊपर वाले टावर्स, यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर इसका 3 साल में हम दे रहे हैं। ठीक है। और ग्रे स्ट्रक्चर में पहले 3 साल में हम फिनिशिंग कंप्लीट दे रहे हैं शॉपिंग मॉल की, और अगले 2 साल में फिनिशिंग करके टोटल 5 साल में इंशाल्लाह हैंड ओवर कर रहे हैं। इस चीज़ का हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त प्लान है। हम इन्वेस्टर्स को कहते हैं हमारे पास आएँ, विजिट करें, चेक करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो भी स्टार्ट कर चुके हैं और इसके 6 ब्लॉक्स हैं बेसिकली। तो पहले 3 ब्लॉक्स में कंस्ट्रक्शन हो रही है और पहले ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो चुकी है। तो ये 5 साल के प्रोजेक्ट में 1 साल की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो आज से अगर कोई बंदा हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करेगा तो हम उसे उसके टाइम से पहले डिलीवर करने के सीन में होंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारा इसके अंदर जो आपने सवाल किया कि 5 साल के अंदर ये कैसे मुमकिन है या कैसे हो पाएगा, तो हमारे पास 60 मंथ का पूरा कंस्ट्रक्शन प्लान है। ठीक है, कि हमने 60 मंथ में किस तरह से इसको बनाना है। उसके क्वार्टरली पोर्शन बने हुए हैं कि इस क्वार्टर में इतनी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, इसमें इतनी होनी चाहिए। तो हम इन्वेस्टर्स को मार्केट में दावत देते हैं कि हमारे साथ आएँ, देखें। हमारे पहले 12 मंथ के या 14 मंथ हो चुके हैं। इसके अगर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल टाइमली हुई है तो इसी तरह से हम 60 मंथ की भी अपने टाइम से करें। ठीक है, तो अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर आप बताना चाहें कि वो क्या होगी, और सेकेंडली एक बहुत अहम मरहला होता है कि जो तमाम इदारे हैं वहाँ से अप्रूवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो मरहला इसका मुकम्मल हो चुका है? किन किन इदारों से जो अप्रूवल आना होता है वो आ चुका है? जी डेफिनेटली, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और हर इन्वेस्टर की इस चीज़ के ऊपर नज़र होती है कि हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे जिसके अंदर हमारी अभी तक कोई अप्रूवल पेंडिंग रहती हो। तो डेफिनेटली ये पहली बात तो ये है कि 50 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ठीक है, 50 बिलियन का प्रोजेक्ट है जिसमें 74 कनाल हैं, 35 फ्लोर्स हैं और 450 फीट हाइट है इसकी। ठीक है, 450 हाइट के 3 टावर्स हैं। तो ये पंजाब का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तकरीबन 23 या 24 अप्रूवल्स होती हैं रिक्वायर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इसकी अप्रूवल जारी होती है, कमिश्नर ऑफिस की तरफ से। तो वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी अप्रूव्ड हैं। ठीक है, और सैंक्शन लेटर। स्पेशली पहले फैसलाबाद से ट्रेवल करके लाहौर आते थे, उनकी तो ये दिक्कत अब कम से कम आई पर्सनली नो, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स जो कि लाहौर आती थी और 2-2.5 घंटे की जो मुसाफत थी वो उनको तय करनी पड़ती थी। तो इस प्रोजेक्ट के बाद आई एम श्योर कि उनको लाहौर नहीं आना ना कि सिर्फ फैसलाबाद बल्कि फैसलाबाद की सराउंडिंग के 100 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी छोटे शहर हैं, ये चूंकि पंजाब का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, बल्कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कहेंगे कि लाहौरियों के लिए भी एक ये नया ट्रेंड होगा। हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम इसके अंदर दे रहे हैं। दुबई मॉल की तर्ज का हम वाटरफॉल इसके अंदर दे रहे हैं। ये सारी एमिनिटीज, रूफ टॉप। लाहौरी और पंजाबी तो वैसे तैयार होते हैं ना तो फ्री के लिए, तो फिर वो वीकेंड पे गाड़ी भरेंगे बच्चों को लेकर तो फैसलाबाद मॉल में पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये तो शानदार प्रोजेक्ट है ही, लेकिन आपके जो दीगर लैंडमार्क्स प्रोजेक्ट हैं वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? मैं चाहूंगी जरा वो भी आप शेयर करें अगर हमारे। जी बिल्कुल, ग्रेविटी एसोसिएट कंपनी है जी हमारी। ग्रेविटी एसोसिएट ने चैनवन के साथ ज्वाइंट वेंचर करके ये ग्रैंड सेंटर मॉल बनाया। तो ये ग्रेविटी का प्रोजेक्ट है, ग्रैंड सेंटर मॉल। इसके अलावा ग्रैंड आइकॉनिक सिटी के नाम से एक बहुत खूबसूरत फैसलाबाद का सबसे खूबसूरत एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है। वो सबसे खूबसूरत क्यों है, उसकी एक बड़ी ख़ास वजह है। उसकी वजह यह है कि फैसलाबाद में अभी तक किसी भी डेवलपर ने इस लेवल तक सोसाइटी में डेवलपमेंट या वेस्टेज या खूबसूरती नहीं दी जो हमने दी है। उसमें क्या है मकसद कि इसमें 120 फुट के बुलेवर्ड्स हैं और 40 फीट की स्ट्रीट्स हैं। फिर सबसे जो अहम चीज़ है इसके अंदर वो है क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल ग्राउंड और आइकॉनिक क्लब। ये जो ग्राउंड्स का तस्वर है ये फैसलाबाद में अभी तक किसी ने नहीं दिया। पार्क्स तक देते हैं, पार्क हो जाता है, कम्युनिटी सेंटर हो जाता है और इसके अलावा इसमें मसाजिद वगैरह और बाकी सारी फैसिलिटीज होती हैं, बट अभी तक किसी ने वो नहीं दिया। इसके अलावा इसके साथ ही फैसलाबाद के साथ एक छोटा सिटी है डचकोट। तो डचकोट की एक नई पहचान के लिए हमने एक आइकॉनिक सिटी डचकोट के नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। ठीक है, तो ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। डचकोट के लिए हमने एक वहाँ पे नई पहचान का आगाज़ किया है, जैसा कि मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर में मीनार पाकिस्तान है और फैसलाबाद में घंटा घर है। मुख्तलिफ शहरों में एक पहचान होती है, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद। तो डचकोट वालों के लिए हमने एक स्पेशल गिफ्ट वहाँ पे बनाया कलमा टावर के नाम से। 70 फीट हाइट का एक कलमा टावर है जिसके चारों तरफ
कलमा लिखा आ रहा है। ठीक है। तो वो भी एक ग्रेविटी एसोसिएट का एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें हम लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और एंड यूजर्स के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट देने जा रहे हैं। ठीक है, अभी इस प्रोजेक्ट के डेवलपर कौन है, इसको ऑन कौन कर रहा है, उसकी डिटेल्स, क्योंकि आज लोगों को ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। वो ये देखते हैं कि डेवलपर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, डेवलपर की जो पास्ट हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी डेफिनेटली, ग्रेविटी एसोसिएट कंपनी है। ठीक है। और ग्रेविटी एसोसिएट में मियां आसिफ साहब कंपनी सीईओ हैं और मैं डायरेक्टर हूं, इसमें मेरे पार्टनर हैं आसिफ साहब। तो हम मिलके, हमारे पास फैसलाबाद की मार्केट में ग्रेविटी का एक नाम है, जैसे मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ शहरों में ज़्यादा वर्कआउट करती हैं, इसी तरह से हमारा फैसलाबाद के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है। ठीक है। हिस्ट्री में फैसलाबाद में हमने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स डिफरेंट जो पिछले थे उनको मार्केट भी किया, डेवलप भी किया। फर्दर ग्रेविटी एसोसिएट के पास सेल टीम अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद की सबसे बड़ी 400 प्लस सेल मेंबर्स हैं हमारे, 400 पीपल्स हमारे साथ अटैच हैं। ठीक है। और इन्वेस्टर्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास अब तक के 5000 प्लस इन्वेस्टर्स हमारे पैनल पे आके इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से कंपनी बड़ी ज़बरदस्त वर्थ है। और कंपनी का तकरीबन कोई 8-9 साल पुराना स्टेटस है कि 9 साल पहले हमने इसका आगाज़ किया। इसमें हमने समुद्री रोड पे काफ़ी सारी डेवलपमेंट की, केनाल रोड पे डेवलपमेंट की, सत्याना रोड और समुद्री रोड के संगम पे है। तो इस तरह से हमने तकरीबन 7-8 प्रोजेक्ट्स इससे पहले हमने डेवलप किए हैं, जिसका एक बड़ा अच्छा रिजल्ट भी रहा है और लोगों का इसमें बड़ा अच्छा इंटरेस्ट रहा है। और लोगों का ये इंटरेस्ट ही है जो हमें हमारे साथ 4-5 हज़ार लोग जो है वो हमारे पैनल पे इन्वेस्ट कर चुके हैं और बार बार री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम एक लोगों को दावत देते हैं कि जनाब आप आएँ। हमारा ये दावा होता है कि कभी भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने से नुकसान तो दूर की बात है, अपने टाइम पे डिलीवर करना यही फायदा होता है बेसिकली रियल एस्टेट के अंदर। तो अगर अपने टाइम पे डिलीवर हो जाए तो इन्वेस्टर भी अभी तक आपको किस तरह का रिस्पांस पे लोगों की तरफ से मिल रहा है? ग्रैंड सेंटर मॉल के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है, क्योंकि इस टाइम ये हमारा हॉट फेवरेट प्रोजेक्ट है। ठीक है। और ये पंजाब का सबसे, बेसिकली ये हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कहते होते हैं कि ये पाकिस्तान लेवल का प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ फैसलाबाद का नहीं। और भी आपका प्लान है कि ये कहीं और स्टार्ट करेंगे? बहुत शुक्रिया राना काशिफ साहब, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है, लेकिन उससे पहले मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। इस्तेकाम, समाजी अदम इस्तेकाम इस मुल्क में काल डाल रहा है। आज अल्लाह से उम्मीद है कि उससे निजात मिल सकती है और मुल्क इंतशार और खलफशार से बच सकता है। और कल जो हाई कोर्ट में सहाफ़ियों पर हमला हुआ, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और पाकिस्तान में 1998 में दाखिल हो गया 10 महीनों में। IMF ने 4 जो नई सख्त तरीन शराइत पेश की हैं, ये 1998 की शराइत हैं। और ये जजिस को तकसीम करने के लिए भी 1998 वाला फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेल्स टैक्स आज 1% 17 से 18 कर दिया है। LPG बिजली महंगी कर दी है। पेट्रोल थोड़े दिनों में 6-7 तारीख से मिलेगा नहीं। 10 महीनों में सिर्फ अपने केस ख़त्म किए हैं और शोर डाला जा रहा है। 65 करोड़ रुपया 25 वज़रा ने सिर्फ 1.5-2 महीने में खर्च किया है। ये शहबाज शरीफ का बचत का मंसूबा है। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर अमल ना हुआ तो खुदा न खास्ता मुल्क जो है वो एक नए बहरान में दाखिल हो जाएगा। और मैं सियासी तौर पर समझता हूँ कि इलेक्शन ही, जैसा कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सदर भी इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं और इलेक्शन ही मसाइल का हल है। चीफ जस्टिस साहब को पता है कि 10,000 कंटेनर जो हैं कराची में खड़े हैं। जजिस को पता है कि मुल्क में गरीब एड़ियाँ रगड़ रहा है, कोई समुंदर में मर रहा है, कोई सड़क पे मर रहा है, कोई घर में भूख से मर रहा है। अगर नहीं पता तो इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं और मनी लॉन्डर्स को नहीं पता, जो 10 महीने में सिर्फ अपने केस ख़त्म करा सके हैं। वो भी पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। केस अभी नैब का सुप्रीम कोर्ट में है। मैं समझता हूँ, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि 90 दिन में इलेक्शन कानून आइन का एक सबसे अहम हिस्सा है
और आज मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म सादर फरमाएगी और ये 10 महीनों में पहली वो आस और खुशी है, क्योंकि अब पाकिस्तान में किसी की तरफ कोई नहीं को देख रहा। आज दुकानदार भी टीवी और मोबाइल दुकानों पर लेकर गए हैं इस फैसले को सुनने के लिए। सारा मुल्क स्टैंड स्टिल है और सारे पाकिस्तान की आंखें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हैं कि आज मुल्क की सियासी मुस्तकबिल का फैसला होना है। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है, अगर राब्ता होता तो मैं रात हाइड आउट में ना गुजारता। शेख साहब, एक जो 2022 असेंबली इलेक्शन हो का फैसला है, छोटा सा सवाल करो। तो ये बताएं कि फाकी तो कौमी असेंबली के इलेक्शन तो बात नहीं होगी। जब मर्जी कराना चाहें करा लें, और जो सलूक किया जा रहा है इस वक्त, मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी सियासी ज़िंदगी में हर हुकूमत। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करेंगे एक ऐसी फिल्म का जिसका दौरानिया हद से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आमतौर पर जो एक फिल्म का दौरानिया होता है वो 1.5 से 3 घंटे तक का होता है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो ज़्यादा तवील होती हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा तवील फिल्म के बारे में मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। शायद नबिया को पता हो, बहुत फिल्म्स देखती है। मैं वाकई बहुत मूवीज़ देखती हूँ, सीजन्स भी देखती हूँ, ड्रामास भी देखती हूँ, म्यूजिक भी सुनती हूँ, लेकिन अगर हम किसी भी सीजन का या मूवी का तस्करा करें तो इस मूवी के कंपैरिजन में नहीं आ पाएगी। दुनिया की कोई भी फिल्म नाजरीन लॉजिस्टिक्स नामी फिल्म के दौरानिये का मुकाबला नहीं कर पाएगी। आप हैरान रह जाएंगे जब मैं इसकी ड्यूरेशन आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले आपको मैं बताऊं कि 2012 में मूवी रिलीज की गई थी और ये स्वीडन में इसकी प्रोडक्शन हुई है। स्वीडन में बनने वाली इस फिल्म को मुकम्मल देखने के लिए अनवार 35 दिन और 17 घंटे दरकार है। अच्छा, आप देखेंगे ये मूवी 35 कभी भी नहीं। 35 दिन मतलब इवन बहुत लंबा टाइम है। उन्होंने 35 घंटे पर भी नहीं बनाई, 35 दिनों पर मुहित है, 17 घंटे। अच्छा, कोई भी शॉर्ट वर्जन भी मौजूद है, लेकिन जो ओरिजिनल मूवी है वो 35 दिन 17 घंटे पर ही मुहित है। तो ये कोई रवायती फिल्म नहीं है बल्कि एक तजुर्बाती फिल्म है और इस फिल्म की जो कहानी है वो भी बेतरतीब है और यकीनी तौर पर बेतरतीबी होगी अगर आप 35 दिन तक इसको देख रहे हैं। इसको फिल्माने में कितना वक्त लगा होगा? बिल्कुल। इसका जो आगाज है वो एक सवाल से होता है कि जो तमाम डिवाइसेस हैं, अब जिन डिवाइसेस में पूरी दुनिया जकड़ी हुई है, ये कहाँ से आती हैं? और फिल्म का जो आगाज है वो स्टॉकहोम की एक दुकान से होता है जहाँ डिवाइसेस फरोख्त हो रही होती है। फिर फिल्म की जो कहानी है वो पीछे की जानिब जाती है। ये फिल्म नाजरीन को एक ट्रक, मालगाड़ी, कंटेनर, बहरी जहाज और आखिर में उस फैक्ट्री तक ले जाती है जहाँ पर वो डिवाइसेस तैयार हो, यानी कि कड़ी से जो कड़ी है अनवार, वो हम देखते हैं कि वो मुसलसल मिल रही है। तो बोर नहीं होंगे अगर कोई ये मूवी देखना चाहता है। सफर है ये रियल टाइम में दिखाया गया, जिससे नाज़रीन को एहसास होता है कि किस तरह जो दुनिया के एक से दूसरे कोने तक अशिया पहुंचती हैं। वैसे इस फिल्म का, जिस तरह से रबिया पहले बता चुकी है कि 72 मिनट का एक वर्जन भी तैयार किया गया है जो इस कहानी की एक समरी है। यूट्यूब पर ये मौजूद है, जबकि लॉजिस्टिक्स फिल्म का मजमूई दौरानिया 857 घंटे या 51,420 मिनट है और इसे मुसलसल देखना लगभग नामुमकिन ही है। बिल्कुल, मगर एक सहाफी और फिल्मी नाक़िद 2022 में ऐसा करके दिखाया था। जिन लोगों का इंटरेस्ट हो या जिन्होंने तनकीद करनी हो, उन दोनों में से और वाकई ये कोई सहाफी ही कर सकता है। सहाफियों का स्टैमिना जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, बर्दाश्त भी बड़ी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा है। आजकल हम वो बर्दाश्त का मुजाहिरा भी कर रहे हैं, लेकिन जो ये बहुत हिम्मत है इनकी, जिन्होंने रिकॉर्ड, आई थिंक ये रिकॉर्ड ही होगा कि उन्होंने इन वन गो 35 दिन 17 घंटे तक ये फिल्म। अच्छा, ये मूवी का तो रिकॉर्ड है ही, लेकिन ये सहाफी का भी रिकॉर्ड है वैसे। ये हम मौजूद शेयर करते हैं। अच्छा जी, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। एक और मामला आपके साथ शेयर करेंगे जहां डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा को खुफिया इत्तला मिली कि साबिक मुशीर ज़राअत हुकूमत पंजाब अब्दुल हई दस्ती के घर पर ठेकों के कमीशन और वसूल शुदा सियासी रिश्वत की एक खती रकम मौजूद है और इस इत्तला के मिलने पर उन्होंने एडिशनल डीजी वकास हसन को केस पर मामूर किया, जिन्होंने मजाज अदालत से सर्च वारंट लेकर
घर की तलाशी तो पता लगा कि मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की सूरत में 2 तिजोरी में छुपाया गया भारी काला धन बरामद हुआ, जिसकी कुल मालियत 12.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। जो नोटों को गिनने में भी कई घंटे लगी है, केस की तफ्तीश जारी है। मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त जो टीमें हैं वो भी सरगर्म है। वकास गौरी, नुमाइंदा न्यूज, हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे बात करते हैं। वकास, इस पूरे केस की पहले तो डिटेल्स शेयर कीजिएगा और क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला है एंटी करप्शन जराये का ये कहना है कि ये सारे 12 करोड़ की जो रकम है ये एक बड़ी सियासी शख्सियत की जानिब से जो है वो रखवाई गई थी। साबिक मशीर ज़राअत सरदार अब्दुल हई दस्ती के घर पर जो थी इसको महफूज किया गया था, और ये मुख्तलिफ ठेकों की मद में जो हासिल किए गए कमीशन है उसकी रकम है, और इसके अलावा जो तरीके अदम एतमाद के दौरान MPS को खरीदने की कोशिश की गई थी तो उस दौरान ये रकम जो है सरदार अब्दुल हई दस्ती को दी गई थी, जिसकी इतला एंटी करप्शन को मिली। जिसके बाद जो एडिशनल DG वकास हसन थे उन्होंने मजाज अदालत से इजाजत लेकर पुलिस के साथ और एंटी करप्शन की टीम के साथ ये कार्रवाई की और फिर ये जो रकम है वो बरामद की है। ठीक है वकास, अब्दुल हई दस्ती को क्या इतलात हैं? उन्हें अरेस्ट किया गया, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, उस हवाले से क्या इतलात है? जी इस हवाले से मेरी DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा से बात हुई। उन्होंने बताया कि जो अब्दुल हई दस्ती हैं वो घर पर मौजूद नहीं थे, उन्हें शायद छापे की इतला मिल गई थी कुछ लम्हात पहले ही और वो फरार हो गए। ताहम सुहेल जफर चट्टा का ये कहना था कि हम जो है वो इस हवाले से कार्रवाई कर रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। अब्दुल हई दस्ती जो है वो अनकरीब एंटी करप्शन की गिरफ्त में होंगे, जिसके बाद केस की तफ्तीश जो है वो मजीद आगे बढ़ाई जाएगी और ये मनी ट्रेल जो है कि किसने पैसे दिए, कहां से ये पैसे आए, किस मकसद के लिए ये पैसे थे, तो जो असल जिम्मेदारान है उनको भी गिरफ्तार किया। अच्छा वकास, अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कोई अहम बात सामने आ पाई हो? जैसे आपने बोला कि मनी ट्रेल कहां से आई और पूरी इन्वेस्टिगेशन तो उस हवाले से डिटेल्स तो होंगी, लेकिन किसी और का नाम सामने आ रहा हो इस पूरे केस में? जी एंटी करप्शन का ये दावा है कि मुबैना तौर पर ये जो रकम है ये साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई की जानिब से और मोनस लाई की जानिब से रखवाई गई है। ठीक है, तो वकास अभी इस मामले को मजीद इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इसके ताने बाने आप बता रहे हैं कि इन तमाम शख्सियात से मिल रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? जी इस वक्त जो असल मुलजिम है जिनके घर से ये रकम बरामद हुई है, साबिक मशीर ज़राअत और साबिक MPA सरदार अब्दुल हई दस्ती, वो इस वक्त चूंकि फरार है और उनके घर से ये रकम बरामद हुई है। अनवार, हमने माजी में भी ऐसी मिसालें देखी हैं कि जब कोई इस तरह की बरामदगी होती है तो जब मुलजिम जिसको बनाया जाता है वो बाद में जब कानून की गिरफ्त में आता है तो वो इस रकम से ही इनकारी हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि जब अब्दुल हई दस्ती जो है वो सामने आए या मीडिया से गुफ्तगू करें तो वो ये दावा भी कर सकते हैं कि ये जो रकम है ये उनके घर से बरामद ही नहीं हुई, ये छापा मारने वाले अपने साथ लेकर आए हैं। तो हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई मिसाल मौजूद नहीं कि जो इल्जाम लगाया जाए उसको साबित भी कर दिया जाए और उसके लिए जो काबिल कबूल और काबिल। अब्दुल हई दस्ती की कोई स्टेटमेंट सामने आई हो उनकी फैमिली की जानिब से कोई अब तक? देखें अभी इस हवाले से तो कोई रास्ता नहीं हो सका। जो अब्दुल हई दस्ती हैं वो घर पर मौजूद नहीं थे। एंटी करप्शन की टीम जो है वो उसने पूरे घर की तलाशी ली और उन्होंने जो घर के अफराद थे मुलाजमीन थे उनसे भी पूछताछ की, तब इस हवाले से कोई सुराग नहीं मिल सका। लेकिन उनका ये दावा है कि वो और भी जो उनके पास इतलात हैं उनकी बुनियाद पर मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं और अब्दुल हई दस्ती को जल्द अज जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास गौरी, हमें अपडेट कर रहे थे। DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा को खुफिया इत्तलात मिली थी, बाद हमने देखा है कि ये वहां पर कार्रवाई की गई है। 12.5 करोड़ रुपए की रकम वहां से बरामद कर ली गई है और इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ जिक्र करेंगे महंगाई के हवाले से। जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में हम देख रहे हैं कि आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है और नए नए ट्रेंड्स भी फिर उस हवाले से देखने में आते हैं कि जब शादी के मौके होते हैं, दुल्हा दुल्हन ने एंट्री लेनी होती है तो फिर इस तरह के
हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, वायरल होने की कोशिश भी की जाती है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक ऐसे जोड़े को जिन्होंने शादी पर अपनी ट्रांसपोर्ट का ऐसा इंतजाम किया जिसमें पेट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जिसे देखने वाले भी देखकर हैरान रह गए हैं। सोशल मीडिया पर भी वो काफी फेमस हो गए हैं। और दुल्हन ने माइयों की रस्म के लिए जो एक सवारी का बंदोबस्त किया है वो तो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, वैसे तो लोग कीमती गाड़ियों का एहतमाम करते हैं और भारी भरकम रकम भी अदा करते हैं, चाहे वो गाड़ी अफोर्ड कर पाए या ना कर पाए, अपने दोस्त से या रिश्तेदारों से या भाड़े की गाड़ी लाकर जो है वो जबरदस्ती एंट्री के बारे में सोचा। लेकिन जनाब आप ये अब एंट्री देखेंगे, इस दौरान जो दूल्हा है वो गधा गाड़ी पर एंट्री दे रहा है, रस्सी पकड़े गधे को चलाता हुआ आया है, जबकि उसके बराबर में बैठी दुल्हन भी इन लम्हात को बड़ा एंजॉय कर रही है। भी आजकल के दुल्हनें भी एंजॉय करती हैं शादी को, चाहे जो भी हो। बहरहाल गधा गाड़ी को भी मायूं की मुनासबत से किसी कीमती गाड़ी से कम नहीं सजाया गया, पीले फूलों से सजाया गया। शादी की तकरीबात के लिए जो मुनफरिद एंट्री है, ये दूल्हे की ख्वाहिश थी। अब क्यों ख्वाहिश थी, वायरल होना था या ख्वाहिश थी? क्योंकि हमने बहुत सी नबिया वीडियोस हमने देखी है इस तरह की, बहुत के जो इस तरह की एंट्रीज होती हैं कभी कभी भारी भी पड़ जाती हैं। बहुत से ऐसे वाकयात भी हुए हैं जिनमें फिर एक्सीडेंट हो चुके हैं। जिस तरह से भी ये गधा गाड़ी पर तशरीफ लाए हैं और गधा गाड़ी का इंतखाब किया गया, तो ये गधा वैसे बड़ा मासूम जानवर है। बिल्कुल, लेकिन वक्त का वक्त और हालात का पर है तो जानवर ही, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हो सकता है ये इनकी ख्वाहिश हो और ये भी हो सकता है पेट्रोल महंगा हो चुका है जितना, तो अफोर्ड ना कर पा रहे हो। तो जो दुल्हा दुल्हन की इस दिलचस्प एंट्री की वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये दुल्हा दुल्हन वायरल हो चुके हैं, जिस पर सार्फिन भी खूब मजे के कमेंट्स पास कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। आई एम श्योर कि आपने ये भी खबर काफी एंजॉय की होगी। अब खबर आपके साथ शेयर करते हैं। दुनिया में जहां पर क्रिकेट देखने खेलने वाले दीवानों की कमी नहीं है, चाहे स्कूल हो या ऑफिस का टाइम हो, अनवार जो क्रिकेट शायकीन है ना वो तो हर जगह मौजूद होते हैं। तो सोशल मीडिया पर भी एक ऐसे ही क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले कम उम्र लड़के की जो वीडियो है वो अब वायरल हो रही है। खुले मैदान में क्रिकेट खेलने वाले बच्चे ने अपनी मासूरी को भी अपने शौक, जुनून और मोहब्बत पर हावी नहीं होने दिया। और ये वीडियो भी अनवार आप इस वक्त देख सकते हैं, बहुत वायरल हुई है। हाथों से महरूम लड़का है और उसने अपनी टांगों से बैटिंग की है और बाउंड्री भी स्कोर की है। वीडियो में हम ये देख सकते हैं कि इस मौके पर उसके जो दोस्त पास मौजूद हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पर इस वीडियो से खूबसूरत बात यह है कि वो जो लड़के सपोर्ट मिला है, जो बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको ये एहसास नहीं होने दे रहे कि वो किसी माजूरी का शिकार है। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी आजकल बहुत ज्यादा ज़बान ज़द-ए-आम है। अच्छा अनवर, यही जो रवैया है, यही बिहेवियर है कि अगर किसी इंसान में कोई कमी है या अल्लाह ताला ने उसको डिफरेंट अगर पैदा किया है या कोई तरह का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम ऐसे लोगों से मिलना जुलना उठना बैठना हम छोड़ देते हैं। या कोई स्ट्रेस में है या कोई सैडेस्ट है तो आप उसके मसले को जानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन आप इस वीडियो में उस लड़के की खुशी का आलम देखें। क्यों है? क्योंकि उसके जो आसपास के लोग हैं, जो उसकी सराउंडिंग है, उसने उसको वो स्पेशल फील नहीं करवाया, वो आम बच्चों की तरह खेला है। बिल्कुल, और यही हमें एहसास दिलाने की जरूरत है बच्चों से कि बच्चों में ये चीजें नहीं है, बड़ों में है। हम लोग फर्क रखते हैं चीजों में, लेकिन बच्चे हैं, बिल्कुल तरबियत की बात है। और अब इस वीडियो में आप देखें कि किस तरह से वो अपनी टांगों से खेल रहा है और उसने चौका लगाया। हम लोग तो हाथों से खेलते हैं तो हमें इतनी पावर नहीं है कि हम ग्राउंड की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर सकें। बहरहाल दाद देनी पड़ेगी जो आसपास के इस बच्चे के जो दोस्त हैं उनको भी। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, ब्रेक का। वापस आएंगे तो कुछ म्यूजिक का तड़का भी अनवार लगाएंगे प्रोग्राम में, साथ रहिए। बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो आपके स्ट्रेस का माहौल एनवायरनमेंट थोड़ा सा कम करने के लिए हमने आज एक बहुत ही शानदार गेस्ट को अनवार दावत दी है, जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रहे हैं, गुलकारी में भी, म्यूजिक में भी और दुनिया भर में भी, पार भी जा चुके हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करने। अली बख्श हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अली, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप और कैसा जा रहा है आपका ये सिंगिंग का सफर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों का शुक्रिया, आपने यहाँ बुलाया। और सिंगिंग तो साथ साथ आपको पता है कि मुल्क के हालात के साथ ये ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। जब अच्छा चल रहे थे हम तब भी थोड़े
जो मतलब स्ट्रगलर होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा मुश्किल फील्ड है। ठीक है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने। लेकिन आप तो बैक इन 2016 इंडिया में भी परफॉर्म करके आए हुए हैं। हाँ जी, आपको पता है उसके बाद से मतलब म्यूज़िक चल तो रहा है, लेकिन वो उस लेवल का जो मतलब जिस लेवल पे लोग कर रहे हैं उसका हम अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच सके। साथ साथ है अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र ये मैं समझता हूँ कि ये जो म्यूज़िक फील्ड है ना, इसका सफ़र लंबा ज़रूर होता है और वो फिर कोई 1 मिनट 5 मिनट। आपको बचपन से था? मैं पहले बिल्कुल बचपन से ही ये पहली बार टैलेंट आपका किसने मेरे एक उस्ताद थे। मैं ऐसे ही ग्राउंड में बैठा कुछ गा रहा था, वो पीछे खड़े होकर सुनते रहे। देन जब मैंने अपना खत्म कर लिया तो फिर उन्होंने किसी और को भेजा कि जाके उस बच्चे को ले आए। क्या उम्र थी आपकी तब? मेरा ख्याल है 4-5 ईयर्स। तो मतलब उन्होंने फिर मुझे सुनने के बाद कैश प्राइस के साथ डेली सुनना शुरू किया, तो फिर उन्हीं से मेरा वो एक डेली बेस पे लग गई, मेरी रिस्क रोटी भी लग गया। साथ में वो कुछ सुन लेते, मेरे हाथ से फरमाइश कर लेते। क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं मॉर्निंग शो में मियां साहब के 2-4 अशार सुनाता हूँ, मियां मोहम्मद बख्श साहब के। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर दा, उस दा नाम चितारण वाला किसे मैदान ना हर दा। ते सुफने दे विच माही मिलिया ता मैं गल विच पा लिया बावां, डरदी मारी अख ना खोला किते फेर विछड़ना जावां। डरदी मारी अख ना खोला किते फेर विछड़ना जावां। ते लोए लोए भर ले कुड़िए, हो शाम पई बिन शाम मोहम्मद कर जांदी ने डरना, ते अमला वाले लंग लंग जावन गाफिल गोते खांदे, डुबन न देन मोहम्मद बख्शा कामिल पीर जना दे। क्या बात है अली, क्या बात है। मुझे बताएं अली, आपके फैमिली में भी किसी को सिंगिंग का शौक है या सिर्फ आप ही है वाहिद? सर मैं फैमिली में भी किसी को शौक नहीं है और इवन वो मेरे सपोर्ट भी नहीं करते थे जब तक मैं ये अपने। कैसे बनाया आपने उनको? बस वो ये है कि जब लोगों ने सराहना शुरू किया, लोगों ने जब सराहना शुरू किया, स्कूल से मतलब सपोर्ट मिलना, फिर मैं इंटर में आया तो मेरी स्कॉलरशिप लग गई म्यूजिक बेस पे। तो उस वजह से फिर उन्हें जरा वो। तो जब इंडिया गए वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वहां से कैसा रिस्पांस था, कैसा फीडबैक था? वो बहुत अच्छा, और मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिला है वहाँ बड़े लोगों के साथ काम करने से। और ये है कि शायद मैं 10 साल और आगे निकल गए हूँ अपनी म्यूज़िक फील्ड में। और बहुत सारे बड़े अच्छे लोगों के साथ जब मिले तो मतलब काम करने में आसानी हो जाती है। एक बंदे के अपने पूरे इत्मीनान हो जाता है कि यार मैं अब कर सकता हूँ। वो जो आपने सवाल किया कि मतलब फैमिली वाला, वो भी जब तक इवन मेरे वीज़ा लग चुका था, मैंने घर नहीं बताया था कि मेरा वीज़ा लग चुका है। तो जब पता चला तो फिर वो जो नहीं मानते थे वो भी खुश हो गए कि हमारा बच्चा इंडिया जा रहा है गाने के लिए। तो फिर वो सबने सपोर्ट किया। आप मोहब्बत अचीवमेंट है यकीनी तौर पर बहुत बड़ी। तो अब क्या सुनाएंगे? एक
गाना है राहत जी का। अच्छा, जरूर। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिछड़ना भी जरूरी था। तुम्हें है याद वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, मगर बातों ही बातों में मुकरना बेजरूरी था, मोहब्बत बेजरूरी थी, बिछड़ना बेजरूरी था। ब्यूटीफुल वॉइस। अच्छा, किसको ज्यादा सुनते हैं? फेवरेट गुलकार कौन है पाकिस्तान से भी अक्रॉस द वाटर? उनमें मतलब जो मेरे फेवरेट हैं वो ज़रा बहुत ओल्ड हैं, फीमेल थी मैडम जाहिदा परवीन जी, और वो काफ़ी की क्वीन थी, ये जो हमारे सूफियाना कलाम है, तो मैं मोस्टली मतलब बहुत सुना तो उनको सुना है, फिर उसके बाद तो फिर नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मेहदी हसन खान साहब, मैडम नूर जहां, ये तो कोई सिंगर किसी को सुनते हैं वैसे अभी हमारे जो यंग सिंगर्स हैं अभी जो करंट जनरेशन है, मतलब पसंद है इस तरह का? राहत फ़तेह अली खान, सजाद अली जी, या ये अबरार साहब जो हैं, इनके वो भंगड़ा टाइप, वो उनसे अच्छा, मतलब वो भंगड़ा किंग हैं, तो उनको, बाकी सारे बहुत अच्छे हैं, हमसे तो सारे ही अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन जिन जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं तो वो जो सुरीले लोग हैं ना, उन्हें ही इस तरह के लोग पसंद आते हैं। ज़ौक़ भी आपका अच्छा है, बिल्कुल। तो अभी आजकल क्या कर रहे हैं? कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं, आजकल की क्या रूटीन है? अल्हम्दुलिल्लाह आजकल बस यही प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इवेंट्स चल रहे हैं, इसके साथ में मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, जॉब करता हूँ, वो भी मतलब उसके तो पहला प्यार कौन सा आपका, गुलकारी या फिर जो आपकी नौकरी है? नहीं, पहला प्यार गुलकारी है। इसलिए इवन मतलब और लेकिन बहुत टाइम चाहिए होता है प्रैक्टिस के लिए भी, जिस तरह से आपने बताया है, जो रियाज करना पड़ता है, बहुत वक्त चाहिए उसके लिए। अजमल रियाजी साहब ने कहा था, एक दिन हम बैठे थे तो कहते हैं कि जी उनकी, कहते हैं शायरी मेरी पहली मोहब्बत थी और वही हुआ जो पहली मोहब्बत के साथ होता है, तो गुलकारी भी मेरी पहली मोहब्बत है, तकरीबन वही हो रहा है, लेकिन मैं इंशाल्लाह होने नहीं दूंगा। अली, चूंकि हमें प्रोग्राम को क्लोज भी करने और बड़ी परेशानी भी है, सियासी माहौल भी बड़ा गरम है, लोग भी बहुत परेशान हैं, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो कोई अच्छा सा प्लेजेंट सा सॉन्ग आपसे हम फरमाइश करेंगे, सुनाइएगा।
मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरक सी गिर गई काम ही कर गई, बरक सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बहुत शुक्रिया अली, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। अली बख्श हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे और अपने नाज़रीन को बताते चले कि जो अहम फैसला मुतवक्किल है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, कमरा अदालत का दरवाज़ा इस वक्त खुल चुका है और तमाम ही लोगों की नजरें, पूरे पाकिस्तान की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर है। केस की समाअत है, इसका फैसला भी आज सामने आएगा और अनवार बड़ी तादाद में इस वक्त जो सियासी रहनुमा है और जो वकला है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं अदालत, कमरा अदालत में। तो इस हवाले से न्यूज़ आपको वक्तन फवक्तन अपडेट भी करता रहेगा। हमारे प्रोग्राम का अनवार वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल हम आपसे मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।